प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी टीईटी के लिए महामैराथन कर रहे हैं। महामैराथन को हमने अलग नाम से लिखा है जिसका नाम है महाजंग। चूंकि आप जानते हैं महामैराथन नाम से बहुत सारे लोगों का आता है तो जल्दी मिलता नहीं प्लेलिस्ट में और आप सब ढूंढते रहते हैं। महाजंग डाल के ढूंढेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा, आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले हमने हिंदी के लगभग 128 क्वेश्चन पे महामैराथन कर लिया था, वह हमारा पहला सेगमेंट था। हिंदी का दूसरा सेगमेंट और तीसरा सेगमेंट भी आएगा। चूंकि हिंदी जो ऐसा सब्जेक्ट है वो अपर लेवल में भी पूछा जाता है, प्राइमरी लेवल में भी पूछा जाता है। तो हिंदी के लगभग 4 सेट आने वाले हैं आपके लगातार। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा विज्ञान का आएगा 2 सेट, पर्यावरण का आएगा 2 सेट। ठीक है, उसी तरह से हमने अगर बात करना है मैथ का आएगा हमारा 2 सेट और संस्कृत का हमारा 2 से 3 सेट आएगा। संस्कृत को तो हम लोग पीडीएफ के माध्यम से करेंगे। तो इस तरह से हमारे अलग अलग सेट आने वाले हैं महामैराथन के, जिसे हम लोग महाजंग के नाम से करेंगे। प्यारे मित्रों, आपको बताते चलें आज हम लोग ईबीएस की क्लास करने वाले हैं और ईबीएस की क्लास में हमने टोटल आज 230 क्वेश्चन रखे हैं और ये 230 क्वेश्चन सिर्फ कहने के हैं। अगर इसके ऑप्शन को मिला दिया जाए तो हमारा लक्ष्य है कम से कम हम 300-400 प्रश्नों को करने वाले हैं। 400 प्रश्न को हम लोग बड़े आराम से यहाँ पे करने वाले हैं, इसी उद्देश्य और विश्वास के साथ कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न मिलेंगे और आपका लाभ होगा। आपको एक स्ट्रेटजी हम बता दें, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सबको जुड़ जाने दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी में यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हमने हिंदी में 25 कर लिया, मान लेते हैं सपोज कर रहे हैं हिंदी में 25 कर लिया, हमने संस्कृत में या इंग्लिश में जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा अगर उसमें से हम 20 भी कर लेते हैं। हम एक बात रख रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग संस्कृत लिए हैं, संस्कृत में उतने ज़्यादा मेच्योर नहीं है, फिर भी संस्कृत ले रखे हैं इंग्लिश से भाग करके। ठीक है, और उसके बाद आपने मान लेते हैं मैथ में अगर आपने 20 कर लिया, तो इस तरह से आपने अगर आपने किसमें मनोविज्ञान में जो आपका 20 कर लिए, और इसी तरह से अगर आपने अपने अलग अलग सब्जेक्टों में 20 के स्कोर से भी कर लिया तो 20-25-100 होता है। और जो आपका हिंदी है उसमें आपने 25 कर लिया, अगर आपने मैथ वगैरह में 25 कर लिया, जो आपका सब्जेक्ट उसमें 25 कर लिया, तो आप 110-115 बड़े अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। उसी प्लानिंग को इस दिमाग में रख करके हम महाजंग लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको लाभ मिलेगा। हम श्रृंखला स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपका। और फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपके पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और पहले प्रश्न का आंसर आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब देंगे और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा अभी हम आगे आपको बताएंगे, आप जुड़े रहें। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा, क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि लवण जो जल का अवशोषण कर लेता है। भाषा देखिए कैसी है, कह रहा है लवण, लवण मतलब क्या होता है नमक, और नमक को हम लोग क्या कहते हैं, नमक को अगर हम लोग इसकी भाषा में बात करें, किसमें, नमक को अगर हम लोग बात करें किसके भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में, तो इसे कहा जाता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये मान लीजिए आप जानते रहिए, पूछ ले कभी, बेसिक क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो कह रहा नमक जो जल में घुल जाए, किसमें, H2O में घुल जाए, घुल करके क्या, नमक जो जल का अवशोषण करे, इस पानी को सोख ले, नमक है और इस पानी को क्या करना है, अवशोषण मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना है। तो एब्जॉर्ब कर ले, क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। ऐसे लवण को हम लोग क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। आप ध्यान से पूरा डिस्क्रिप्शन सुनेंगे। हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करके इनका अवशोषण कर लेता है। मतलब अपनी तरफ उन्हें आकर्षित करता है और फिर उनका क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। मुझे जहां तक लगता है कि आप सब लोग इस बात को समझ गए होंगे। यह हाइड्रोफिलिक मतलब, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर होता है, और फिलिक मतलब क्या होता है, लबिंग। तो ऐसा लवण जो पानी से लब करता हो, ये भी आपका पानी का ग्राही होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको कर ले। जो आपका सही आंसर तो है आपका हाइग्रोस्कोपिक सही है। उसके बाद हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर को कहते हैं और फोबिक मीन्स होता है फियर। फोबिया, फोबिया शब्द किससे निकला, फियर शब्द से निकला। फियर मतलब क्या होता है, डर होता है। ठीक है, फोबिया किससे निकला, फियर, फियर शब्द मतलब क्या होता है, डर होता है। ठीक है, आप फ्यूचर जैसे होता है ना, फ्यूचर फियर, फ्यूचर फियर मत रखिए, फ्यूचर के लिए क्या करिए, प्लानिंग करिए। ठीक है, पीएफ बनाइए, पीएफ जानते हैं ना, फ्यूचर, ये है आपका प्लानिंग है, किसके, फ्यूचर प्लानिंग है। तो इसके बारे में कभी हम चर्चा करेंगे। अभी आपका जो आंसर सही हो जाता है वो कैसा है, हाइग्रोस्कोपिक लवण का होता है, सही आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र आपने जाना होगा, इकोसिस्टम कहते हैं इसे। पारिस्थितिकी तंत्र में कह रहा प्राकृतिक अधिवास यानी नेचुरल हैबिटाट जो है,
ये है प्राकृतिक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम को अगर हम लोग बात करें, इकोसिस्टम को कह रहा है कि नेचुरल हैबिटाट में बात करें तो नेचुरल हैबिटाट में संरक्षण मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन को क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में किसको, प्राकृतिक अधिवास नेचुरल हैबिटाट है, और वहीं पर उनको क्या कर दिया जाए, संरक्षण कर दिया जाए यानी प्रोटेक्शन कर दिया जाए उनके प्राकृतिक वातावरणों, मतलब जिस इन्वायरमेंट में है नेचुरल हैबिटाट में प्रजातियों के जीवन क्षमता के रख रखाव, बचाव, ठीक है, या प्राप्त प्रति के लिए प्रयुक्त पद है, क्या कहते हैं उसे, स्वस्थानीय संरक्षण। नाम में ही जुड़ा हुआ है। स्व मतलब अपने, स्व मतलब क्या होता है, अपने, स्थानीय मतलब स्थान पे, और संरक्षण मतलब संरक्षण। ऐसा जीव जिसको उसी के स्थान पर संरक्षित कर दिया जाता है उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। मतलब ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें उस जीव के उसे प्राकृतिक अधिवास में ही संरक्षित कर दिया जाता है, उसी को स्वस्थानीय संरक्षण। जैसे मान लेते हैं गिर गुजरात में है, गिर कहाँ है, गुजरात में है, और गिर में किसका पालन होता है, आप कहते हैं शेर का। तो शेर को संरक्षित करने के लिए गिर में ही पार्क बना दिया जाए तो वो क्या होता है, स्वस्थानीय संरक्षण होता है। ठीक है, तो किसी भी जीव की जो उसकी लोकल स्थान है जहाँ पे उसे रहना, उसका हैबिटाट है, वहीं पे उसे को क्या करना, संरक्षित कर देना, क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ पाए होंगे। आप ध्यान पूर्वक आप पूरा डिस्क्रिप्शन सुनेंगे, जो बात हमको बतानी थी हमने बता दिया। अब हम आपको जो नोट्स में है उसको पढ़ सुना रहे हैं, आप ध्यान से पूरी बात को सुनिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, यही आपके नोट्स को पूरा उतना लिखने से अच्छा था कि आप पूरी बात को गौर से सुनिएगा। चलिए आगे बढ़े। स्वस्थानीय संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों के जीवन क्षमता का रख रखाव और प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। अतः इस प्रकार के संरक्षण हेतु किसको लेते हैं, प्राकृतिक वनों को ले लेते हैं, यानी जो आपका वन है प्राकृतिक वनों का आ जाता है, चारागाह आ जाते हैं, मैदान आ जाते हैं, नदियां आ जाती हैं, झील आ जाते हैं, आदि का संरक्षण किया जाता है। इसके लिए इन प्राकृतिक आवासों को निषेध क्षेत्र एवं राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य आदि घोषित कर दिया जाता है। क्या करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, ठीक, वन्य जीव अभ्यारण्य बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, आदि घोषित कर दिया जाता है। जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या करते हैं के अंतर्गत अत्यधिक संकटापन्न वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। कह रहा बाह्य स्थानीय संरक्षण में जो जीव जो होते हैं ज्यादा दिक्कत में होते हैं उन्हें ले आकर के दूसरे हैबिटाट में संरक्षित किया जाता है। अब आपको दो चीजें करनी, देखिए जब तक मैं इस प्रश्न के बारे में बता रहा हूं तब तक तो आपको ध्यान सुनना है, बाद में इसके रिलेटेड जो टॉपिक है उस टॉपिक को भी मैं बता रहा हूं। जब हम लोग क्लास करेंगे, जैसे हम जब क्लास कराते हैं तो उस क्लास में हम उस टॉपिक को लिखे रहते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को नीचे डाल देते हैं। लेकिन चूंकि ये मैराथन है, इस मैराथन में अगर हम सारे नोट्स को भी साथ साथ रखेंगे तो आपको पता है कि बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम आपको बताएंगे, जहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन भयंकर है देखने में लेकिन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो इसे हम लोग करेंगे। पहले तो आप ये याद रखिए कि जो कछुआ होते हैं उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। समुद्री कच्छपों, कच्छपों मतलब कछुआ से टर्टोइस कहते हैं, के जीवन जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। कब से हैं, 150 मिलियन वर्षों से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है। बड़ा टफ नेचर का क्वेश्चन है, चूंकि इस तरह का हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया, लेकिन ये पूछा गया है। उस समय का करंट अफेयर्स टाइप का क्वेश्चन था जब ये पूछा गया था, 2011 में पूछा गया था। चूंकि उस समय ऑलिव रिडल जो था इसकी मतलब इस पर थोड़ा सा बातचीत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए पूछा गया था उस समय ऑलिव रिडले। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है ऑलिव रिडले। उस समय ये थोड़ा सा करंट में बहुत हाईलाइट क्वेश्चन था तो इसलिए पूछ लिया गया था। ठीक है, विश्व उष्मायन के लिए कौन में से कौन सा कारक, एक कारक, अच्छा कह रहा विश्व उष्मायन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। पहले तो आप शब्द के ही गेम को समझिए, ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग पूछ लिया जाए तो आप बड़े आसानी से कर सकते थे, लेकिन पूछ रहा है कि विश्व उष्मायन। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा कारक है, तो आप बताएंगे वाहनों से निकली गैसें। जो वाहनों से गैस निकलती हैं, जो गाड़ियां आप चलाते हैं उससे वाहन से जो गैस निकलती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होती हैं,
रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वाहक होती हैं। यही कारण है कि पूरा भारत जो है किस पे तरफ लोड दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बस, इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक बाइक, इनके तरफ क्यों ध्यान दिया जा रहा है। सोलर पैनल से एनर्जी पैदा करना, ये सारी चीज़ें इसीलिए दी जा रही हैं जिससे जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। तो इस बात को तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इससे डिस्क्रिप्शन कुछ है इसके संबंधित, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा है उसे जानना जरूरी भी है। विश्व उष्मायन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। विश्व उष्मायन के लिए जो जरूरी गैसें होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, N2O है, और कौन है, CH4 है। ठीक है, कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, N2 क्या है, CO, उसके बाद N2O है, और उसके बाद जो आपकी है वो कौन है, CH4 है। ये तीन गैसें जो हैं किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ये गैसें वाहनों के इंजनों से दहन के अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं, अतः ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व उष्मायन जैसी समस्या का कारण बन जाती हैं। तो आपके लिए आंसर तो आपका सही होता है, वाहनों से निकली गैस नहीं, लेकिन ये भी आप याद रखिए कि गैसें ही हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है, अब इसको आपको बताना, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बताएंगे धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं। धातु के जैसा दिखने वाला प्रस्तर मतलब पत्थर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे, सॉरी ये क्या हो गया, एक सेकंड भाई, ये आपका आ गया। ठीक है, तो इसे कहा जाता है अयस्क। क्या कहते हैं, अयस्क कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस बात को सही से आंसर कर पा रहे होंगे। कह रहा पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, अच्छी बात है, घटाएंगे ही, क्योंकि यह अवशोषण करते हैं किसका। मैं आपको इसके पूरे बात को बता रहा हूँ, ध्यान से पूरी बात को मेरी सुनिएगा। उसके पहले एक छोटी सी जानकारी, इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे चले जाइए, टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे आप टाइप करिएगा स्टडी विथ प्रदीप। क्या टाइप करेंगे, स्टडी विथ प्रदीप, स्टडी विथ प्रदीप। ठीक है, जैसे आप स्टडी विथ प्रदीप, DIP लिखना है इसमें, चूंकि चैनल पे DEEP है, लेकिन यहाँ पे DIP है, चूंकि EE ले नहीं रहा था। ठीक है, तो DIP लिख देंगे तो मिल जाएगा। और उसके बाद आपको ये वाला लोगो दिखाई पड़ रहा है, जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना, स्टडी विथ प्रदीप, नीचे लिखा है आपकी जीत ही हमारी जीत है। तो ये जो चैनल का लोगो है, ये लोगो वहाँ पे दिखाई पड़ेगा, आपको उस टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना है। इसका PDF वहीं पे आपका डाल दिया जाएगा, लेकिन जो मित्र टेलीग्राम पे नहीं है वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे 8004109989। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे और व्हाट्सअप करके आप हमसे इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबका आंसर आपको अलग कलर से लिखा गया है। क्लियर हो गया, ये PDF आपको मिल जाएगा, फ्री है, आपको एक भी पैसा इसके लिए पेड नहीं करना। ठीक है, ये नंबर है 8004109989। ठीक है, चाहे आप बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं जो भी हैं, आप निश्चिंत रहें, आपका नंबर सेफ रहेगा, आपका नंबर सिक्योर है, आप एकदम टेंशन ना लें। चाहे आप जहाँ से भी हों, पूरे प्रदेश में या दूसरे प्रदेश के हों, आप निश्चिंत होकर के व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका नंबर सेफ और सिक्योर रहेगा, आप इस बात से टेंशन ना लें। हाँ, क्लासेस के PDF वगैरह आपको भेजे जाएंगे, लेकिन आपका नंबर कहीं भी मिसयूज नहीं होगा, आप इस चीज़ से निश्चिंत होकर के जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। तो बात कर रहे थे यहाँ पे, हाँ, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि अवशोषण करते हैं। यहाँ पे मैं आपको 5-7 क्वेश्चन बताने वाला, ध्यान से मेरी पूरी बात को सुनिएगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, मुझे उम्मीद है कि आप कनेक्ट किए रहेंगे। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे पाई जाती है, इन्वायरमेंट में पाई जाती है। हमारे इन्वायरमेंट में गैस कौन कौन से पाई जाती है, नाइट्रोजन पाया जाता है। कितने % पाया जाता है, तो आप कहेंगे 78% पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीजन पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया कितने % पाया जाता है, 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। ठीक है, कहीं कहीं बुक पे लिखा रहता है 0.3%। ठीक, 0.03% आपके कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सबको। चलिए, अब हमसे याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा गैस किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। अब कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। पानी इन्वायरमेंट में होता ही, आप सभी लोग जानते हैं। जो ग्रीन प्लांट होते हैं ये क्या काम करते हैं, इन्हीं दोनों को मिला करके C6H12O6 का निर्माण कर देते हैं। इसे हम लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से पूरी बात सुनिएगा। जो लोग आर्ट ग्रुप वाले हैं वो और ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है। जो साइंस वाले हैं वो थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जो आर्ट वाले हैं ध्यान से पूरी बात सुनिएगा। हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी है, और पानी भी हमारे इन्वायरमेंट में है। हरे पौधे क्या काम करते हैं, सूरज के प्रकाश में, UV लाइट में यानी सनलाइट में, ये क्या काम करते हैं, हरे पौधे किसका काम कर लेते हैं,
ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। ग्लूकोज के निर्माण करने के लिए पौधों की पत्तियां रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लेकिन साकी पौधों के तने में भी यह प्रक्रिया पाई जाती है। साकी पौधे के तने में भी यह प्रक्रिया होती है। हम आपको बता दें कि सूरज से आने वाली लाइट को, यूवी लाइट जो होती है, इसे ग्रहण करने या पकड़ने का काम कौन करता है? तो आप कहेंगे क्लोरोफिल करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। ध्यान से पूरी बात को सुनिएगा, दोबारा मैं दोहरा दूंगा। कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। ठीक। अब क्लोरोफिल में एक आयन पाया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोफिल में कौन सा आयन पाया जाता है, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। Mg डाई पॉजिटिव लिखा जाता है, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कह रहे हैं जो ये ग्लूकोज बन रहा है ना, ये ग्लूकोज बना है ना, इसी ग्लूकोज को क्या होता है कि पौधे क्या करते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं। चूंकि स्टोर करने के लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे आपके घर में खाना बचता है तो आप उसे फ्रिज में रख देते हैं, नहीं तो आप किसी कंटेनर में बंद करके रखते हैं। अचार उचार बनता है कंटेनर में रखा जाता है, लेकिन तेल डाल देते हैं, ज़्यादा नमक डाल देते हैं। ये सब भी हमारे में भोजन संरक्षण हमको पढ़ना है, ठीक है। ये विज्ञान में भी है और पर्यावरण में भी है। आगे हम बताएंगे, अभी क्वेश्चन आएगा भोजन कैसे खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है, बताएंगे हम आगे। अभी यहाँ पे देखते हैं, चूंकि पौधों को संरक्षण करने के लिए कोई माध्यम नहीं है, तो ये क्या काम करते हैं, इसके रूप को परिवर्तित कर देते हैं। किस रूप में परिवर्तित कर देते हैं? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। स्टार्च को ही हम लोग क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। क्या कहा जाता है? मंड कहा जाता है। अब इसी स्टार्च को क्या होता है कि एनिमल खाते हैं। यही कारण होता है जो हरे पौधे होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, आप बताइए? उत्पादक कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। याद आया आपको? क्या कहते हैं? उत्पादक। इन्हीं को प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। चलें यहीं से आगे बढ़ जाएं, हम इसको इरेज करते हैं, एक बार फिर से आते हैं। देखिए, हमने कहा कि पौधे ने, यहाँ छोटा छोटा लिखेंगे, पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलकर के क्या बना लिया? ग्लूकोज बना लिया। ठीक, ग्लूकोज बना, और इसी ग्लूकोज को पौधे ने कन्वर्ट कर दिया किस रूप में? स्टार्च के रूप में। और स्टार्च को ही हम लोग क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। मंड बन गया। अब मंड बनने के बाद क्या हुआ कि इसी मंड को हम लोग क्या काम करते हैं? खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। जब हम लोग इस मंड को खाते हैं तो यह मंड हमारे बॉडी में पचता है, और जब पचता है तो किस रूप में पचता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज से ऊर्जा बनती है, जिसे बॉडी में स्टोर किया जाता है किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी को आप कहते हैं एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसी को दैहिक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहते हैं? दैहिक ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा कहते हैं, या मांसपेशियों की ऊर्जा कहते हैं। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। यही ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाता है तो यह ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन बना लेता है, और ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है? यकृत में स्टोर होता है। कहाँ पे? यकृत में स्टोर होता है। तो हमने इतनी चीज़ें सीखी। हमने कहा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो भोजन बनाते हैं। जो भोजन बनता है वो भोजन को मंड के रूप में संचित करते हैं। मंड के रूप में संचित क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास संचय करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। चूंकि जो मंड के रूप में संचित होते हैं या तो उनके फूड में होते हैं, या तो सीड में होते हैं, या तो उनके ग्रेन्स में होते हैं, और उन्हीं को हम लोग खाते हैं। कौन खाते हैं? एनिमल खाते हैं। जब एनिमल उन्हें खाते हैं तो एनिमल को उसकी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किस रूप में मिलती है? ग्लूकोज के रूप में मिलती है। जो ऊर्जा बनती है किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है। ठीक है। अब यही ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाता है तो किस रूप में बदल जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में बदल जाता है। ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होते हैं? लीवर में स्टोर होते हैं। यहाँ तक की सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि पौधे को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। पौधा क्या है? उत्पादक है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये जो होते हैं उत्पादक पौधे, कौन पौधे होते हैं उत्पादक? हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। चूंकि ये सूर्य से उपस्थित भोजन को स्वतः बना लेते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। अब इनके ऊपर डिपेंड कौन होता है? पौधे, जंतु होते हैं, और जो जंतु डिपेंड होते हैं उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, परपोषी होते हैं। ठीक है। अब परपोषी कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग प्रकार के, जैसे कि शाकाहारी हैं। ठीक है, एक शाकाहारी हो जाते हैं, ऊपर क्या होते हैं? मांसाहारी हो जाते हैं। ठीक है। और मांसाहारी के ऊपर क्या हो जाते हैं? मांसाहारी के ऊपर होते हैं उच्च मांसाहारी, और लास्ट में आ जाता है आपका, ठीक है, उच्च मांसाहारी के बाद क्या हो जाता है? अपघटक पाए जाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, और उसके बाद फोर्थ उपभोक्ता, ऐसे कहा जाता है। आपने कोलॉजी में इसे पढ़ा होगा। ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सबने इस बात से कुछ चीज़ें सीखी होंगी। जो लोग कनेक्ट कर पाए होंगे अच्छी बात है, लाइक ज़रूर करिएगा।
चलें आगे बढ़ जाते हैं, भूकंप के बारे में कुछ पढ़ते हैं। भूकंप क्या होता है, भूकंप कैसे कहते हैं, आपको में से कोई बताएगा हमें? भूकंप होता क्या, कहते हैं दैवीय आपदा है। जब किसी देश में पाप ज़्यादा बढ़ जाता है तो भगवान उस देश के नागरिकों को तबाह करने के लिए भूकंप लाते हैं ना। तो ऐसे तो जापान वाले ज़्यादा पापी हो गए इस तुलना में, है ना। ऐसे ये सब चीज़ें सिर्फ कहने के लिए होती हैं। भूकंप क्या होता है, शरीर के जो पृथ्वी है इसके अंदर के कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, उसकी वजह से आता है। तो भूकंप किससे नापा जाता है, रिएक्टर पैमाने पे नापा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके यूपी टेट के लिए हर बार पूछा जाता है। तो भूकंप मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, रिएक्टर पैमाने पे नापा जाता है। आप जानते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रिएक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं। आपको यह भी बता दें रिएक्टर पैमाना किस पे काम करता है, सिस्मोग्राफ यंत्र पे काम करता है। तो कई बार ऑप्शन में सिस्मोग्राफ दिया रहता है, सिस्मोग्राफ दिया रहता है, तो सिस्मोग्राफ अगर आ जाता है तो आपका आंसर सिस्मोग्राफ भी हो जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या? अच्छा, महासागर आपने देखा होगा, एक बात ध्यान से मेरी गौर से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता क्या है कि जो हमारे देश हैं, मान लेते हैं हम सिर्फ भारत की बात करते हैं, महासागर छोड़ते हैं, नदियों की बात कर लेते हैं, ठीक। फिर अभी महासागरों में आ जाएंगे। जो हमारा देश भारत है, भारत के उत्तर में कौन है, हिमालय है, आप जानते हैं उत्तर में हिमालय है। और दक्षिण में कौन है, सागर है। यही तो हम लोग गाना में पढ़ते हैं, उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है, ये हमने पढ़ा था। होता क्या है कि गर्मी के दिनों में जब तापमान बढ़ता है तो इनके ऊपर क्या पड़ता, सूरज की रोशनी पड़ती। जब सूरज की रोशनी पड़ती तो इन्हीं कंडराओं से, इनके बीच बीच में जो पत्थर होता है, सैल होते हैं, इसी सैलों के बीचों से नदियां निकलती हैं। आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत से 3 नदियां निकलती हैं जो कि महत्वपूर्ण है भारत के लिए। एक यमुना नदी निकलती है, इसे क्या कहते हैं, यमुना कहते हैं। एक गंगा नदी निकलती है, आप जानते होंगे गंगा नदी निकलते हैं। और एक गंगा नदी और निकलती इधर से, जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जो यहाँ से आती है असम से होते हुए, और यहाँ पे जाकर के ये सब वहाँ पे मिल जाती है, कलकत्ता में मिल जाती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा अभी, क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। 3 नदियाँ हो गई। अब होता क्या, देखिए गर्मी के दिनों में जब तापमान ज़्यादा होता है तो नदियों का बर्फ, जो पर्वतों का बर्फ है, पिघलता है और पिघल करके नदियों में आता है। इसका पानी कहाँ आता है, नदियों में पानी आता है। इससे नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, और जब नदियों का जलस्तर बढ़ेगा तो किस में गिर रहे हैं, सब लोग अरब सागर में जाकर के गिर रहे हैं। और जब अरब सागर में गिर रहे हैं तो अरब सागर का भी स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। और जब अरब सागर का स्तर बढ़ेगा तो इसी प्रकार से धीरे धीरे अरब सागर महासागर में मिलेंगे और वहाँ पे स्तर बढ़ जाएगा। गंगा और यमुना नदी कहाँ मिलते हैं, जहाँ मिलते हैं वहाँ संगम होता है गंगा में, और यमुना का संगम कहाँ होता है, प्रयागराज में होता है। कहाँ पे होता है, प्रयागराज में, इलाहाबाद में होता है इनका संगम। अच्छा, जमुना नदी को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र ग्लेशियर से निकलती है, या यहाँ पे चिमाई युंगडुंग ग्लेशियर्स होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना है, असम के पास माजुली नामक एक माजुली नामक एक क्या बनता है, द्वीप बनता है। माजुली द्वीप कहाँ बनता है, असम में बनता है। और ये नदी पे बनने वाला विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। याद रखिएगा किस पे बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है। कहाँ पे बनता है, असम में बनता है। क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। गंगा नदी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जल का स्तर को लेकर के, गंगा दूषित है इसको लेकर के, वगैरह वगैरह। हम सब पे चर्चा करने वाले बहुत सारे प्रश्न हैं, सब पे चर्चा करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, 2019 में पूछा गया था कि बंगाल आतंक किसे कहा जाता है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। जिन मित्रों को हमारे पता है वो लोग 7 नंबर लिख करके बंगाल का आतंक बताएंगे नीचे, कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, किस पौधे को कहते हैं। चलिए आ जाते हैं। तो क्या होता है, ध्रुवीय प्रदेश, जो उत्तर और दक्षिण का ध्रुवीय प्रदेश है, जब यहाँ पे बर्फ पिघलती है तो जिसकी वजह से क्या होता है, जलस्तर में वृद्धि पाई जाती है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी होती है, सल्फर का सबसे हानिकारक जो मिश्रित गैस है वो कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आपका SO2 हो जाता है, जो कि एक हानिकारक गैस के रूप में जाना जाता है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, किसके द्वारा कम किया जा सकता है। देखिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को घटाना होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कब बढ़ेगा, घटेगा, जब पौधों की मात्रा अधिक हो। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। जो लोग हमारी इकोनॉमिक्स वाले मित्र देख रहे होंगे वो लोग समझ गए होंगे, डिमांड एंड सप्लाई। जब किसी चीज़ की डिमांड होती है तो उसको सप्लाई करने से उसका कास्ट बढ़ जाता है, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे, अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को घटाना है तो हमें डिमांड करनी ज़्यादा होगी। और इसका डिमांड कब बढ़ेगा, जब हमारे पास क्या होगा, पौधा ज़्यादा होंगे। और जब पौधे ज़्यादा होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को घटाएंगे और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, और हमारा इन्वायरमेंट अपने आप क्या हो जाता है,
प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो आप वृक्ष लगाएं, अपने जन्मदिन पे एक वृक्ष अवश्य लगाएं अपने जीवन में। कम से कम आप मान चलिए कि जितने वर्ष हमारी लाइफ होगी हम उतना वृक्ष लगाएंगे। देखिए हम आप जो है ना, एक मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बहुत इमोशनल मत होइएगा लेकिन ध्यान सुनिएगा। हम आप जिस एरा में जी रहे हैं ना, हम हों आप हों या आप में से बहुत सारे मित्र जितने भी हैं, ये एरा ऐसा ना, हम हमारे पास पैसे नहीं है, हम पूंजीपति नहीं है, ठीक, बिजनेसमैन नहीं है बहुत बड़े कि हमारे पास बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, चलो हम जो अत्याचार करें सब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा भाई। हम तो ऑक्सीजन खरीद नहीं सकते, चलो। तो पुण्य के काम में मोटा दान करना हमारे बस की बात नहीं है, ठीक। अब हमारा सामाजिक सरोकार ये है कि हमारे सामाजिक सरोकार में देखिए आज की समाज अट्रैक्शन के प्रति ज़्यादा है। जिसके पास पैसे हैं, धन है, दौलत है, कार है, बंगला है, बिल्डिंग है, वो भी हमारे पास है नहीं। अगर है भी तो अपनी कमाई का नहीं है, पेरेंट्स की कमाई का है। यानी हमारी तो कोई वैल्यू नहीं हुई भाई। आप अपने से कमा के खरीदे तो आपकी वैल्यू होती है। तो उसमें भी हमारा स्तर गया, ठीक। कुछ लोगों के पास होगा, बुरा मत मानिएगा, ठीक। इस प्रकार से हमारा सामाजिक सरोकार कुछ नहीं। लेकिन अगर हम अपने जीवन में जितने वर्ष हमारी लाइफ होती, मान लेते हैं कि हम आज 20 साल के हैं और 20 साल से या 30 साल के हैं, 30 साल से 25 साल के हैं, 35 साल के हैं, इसी में से कोई होगा जो टेट की तैयारी कर रहा होगा, इससे कम उम्र का तो कोई होगा नहीं। तो मान लेते हैं कि हमारी मिनिमम एज 20 साल है और हमारी मैक्सिमम एज, हम तो दुआ करेंगे आप 100 ईयर जिए, लेकिन इन्वायरमेंट के हिसाब से मैं मानता हूँ 80 साल। तो भी आपने अपने जीवन काल में 60 वृक्ष लगाए। 60 वृक्ष आप मर जाएंगे ना, तो इसके फल फूल पौधे धन दौलत इससे जो होंगे ना, वो आपके बच्चों को मिलेगा। ये आपके जीवन की अमूल्य निधि होगी जो आप अपने बच्चे को गिफ्ट के तौर पे दे के जाएंगे। ना सिर्फ आप अपने बच्चे को सांस देंगे बल्कि पूरे इन्वायरमेंट को आप सांस दे के जाएंगे, पूरे सिस्टम को आप दान करके जाएंगे। तो ये आपके जीवन का सबसे अमूल्य निधि होगी जो आपके जाने के बावजूद भी लोग याद करेंगे। तो इस बात को याद रखिए कि आप अपने जन्मदिन पे, अपने किसी पार्टी पे, किसी फंक्शन पे आप लाखों खर्च कर देंगे, कोई याद नहीं रखेगा। अगर किसी सब्जी में मसाला ज़्यादा हो गया तो लोग बुराई करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक वृक्ष का अगर पालन आप कर दिए, अपने 60 साल की उम्र में अगर अपने 60 वृक्ष लगा दिए, तो आपके जाने के बावजूद भी लोग उसे याद करेंगे। हाँ, एक चीज़ याद रखना भाई, यूकेलिप्टस मत लगा देना, बैठ करके सफ़ेदा लगाते रहो, सागौन लगाते रहो, नहीं, ये गधों वाला काम मत करना। माफ़ करना लेकिन ये मेरी भाषा नहीं, लेकिन ये जो गधों वाला काम होता है मुझे बहुत बुरा लगता है। तो यूकेलिप्टस सफ़ेदा मत लगाना। थोड़ी सी अपनी दिल दरिया दिल बनाइए, वृक्ष लगाइए, फलदार वृक्ष लगाइए, बेल लगा दो, आम लगा दो, आंवला लगा दो, ठीक है, नीम ही लगा दो। चलो तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लगाए फल को लोग खा लेंगे तो नीम लगा दो भाई, कोई नहीं खाएगा। ऐसे पौधे लगाइए जिससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट का एनिमी ना हो, ठीक है। तो इमोशनल ज़्यादा मत होइएगा, पढ़ाई करनी है आगे, ये तो बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया यहाँ पे। और ये तो आपका 1 नंबर पक्का है, 100% मान चलिए कि आपको 1 नंबर मिलने वाला है। क्या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? या तो ये पूछा जाएगा, या तो 16 सितंबर वाला क्या पूछा जाता है, ओजोन दिवस पूछा जाएगा, या तो पृथ्वी दिवस पूछा जाता है, या तो एड्स दिवस पूछा जाता है। इनको आप याद कर लीजिए, हम पूरा डे आपको कराएंगे अगली वीडियो में। अभी आप किसको करेंगे? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आपका सही आंसर हो जाता है 5 जून। चलें आगे आगे तरफ बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न के पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। आप थकिए मत, हारिए मत, आपके पास क्वेश्चन की संख्या कितनी है? 230 है। अभी हम लोग 11 पे हैं, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि हम आपको कनेक्ट कर पाएंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आगे की तरफ बढ़ना है। आगे हम बढ़ते हैं। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? मतलब कौन सा ऐसा स्तर है जो सुरक्षित रखता है? पृथ्वी से जब ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद जाते हैं तो कौन हो जाता है? समताप मंडल। फिर आयन मंडल। आयन मंडल के बाद क्या हो जाता है? आपका ओजोन मंडल। ओजोन मंडल के बाद आपका आ जाता है बहिर्मंडल। अब इस मंडल में, सभी मंडल में ओजोन मंडल जो होता है, ओजोन क्या होता है? एक मालिकुलर ऑक्सीजन और एक एटॉमिक ऑक्सीजन मिल करके O3 का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग ओजोन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन गैस कहते हैं। ओजोन गैस क्या करता है? हमें संरक्षित रखता है, चूंकि आने वाली यूवी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और यूवी, अच्छा, एक आपने पढ़ा होगा 10% ला, लिंडरमान का नियम है, 10% का नियम, ऊर्जा के 10% का नियम किसने दिया था? लिंडरमान ने दिया था। 10% का नियम क्या होता है? ऊर्जा अपने से अगली पीढ़ी में 10% ही ट्रांसफर होती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे उसके भी क्वेश्चन है, सबके क्वेश्चन है, बस आगे पीछे हैं, सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पूरी तरह से एनालिसिस है और सारे क्वेश्चन जितने भी अभी तक आए हैं, सारे क्वेश्चन को घुमा फिरा करके सेट किया गया है।
बस क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमने कहा कि 10% ला किसने दिया था, लिंडरमान ने दिया था। ये ऊर्जा का नियम है और ऊर्जा अगली पीढ़ी में कैसे जाती है, 10% नियम के हिसाब से जाती है। तो हमने कहा कि वो सूरज से आने वाली किरणों को, यूवी स्पेक्ट्रम को क्या करता है, हमारा जो ओजोन मंडल होता है एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो नीचे पृथ्वी पर नहीं आने पाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी संरक्षित होती है। और ना यूवी स्पेक्ट्रम से क्या हो जाता है, कैंसर होता है। कौन सा कैंसर हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता, और भी बहुत सारे कैंसर हो जाते हैं। इसी कारण इसको रोका जाता है और ओजोन हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओजोन का क्षरण क्यों हो रहा है, सीएफसी गैस के कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ओजोन का क्षरण हो रहा है। ओजोन संरक्षण के लिए बनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा ये प्रश्न, या 5 तारीख वाला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि एक वीडियो में हम लोग पूरे डे को और उसकी थीम को करने वाले हैं, हम आपको बताएंगे, आप करिएगा। बस आप चैनल को पहले सब्सक्राइब किए रहिए, सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। यह क्वेश्चन कई बार आपको फेस करना पड़ेगा, चाहे वो सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो, सब जगह पे किसी जगह के फ्लोरा और फेना सूचित करते हैं। देखो फ्लोरा में क्या आता है, फ्लावर आता है, देखो नाम में ही फ्लोरा फ्लावर, ठीक है। तो फ्लोरा में फ्लावर आ रहा है, और फेना में क्या होता है वहां पे दूसरा, एक याद रहेगा दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये दोनों भाई भाई हैं और साथ साथ ही रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, पेड़ और पौधों तथा जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, फ्लोरा और फना कहा जाता है। किसी भी स्थान की स्पेसिफिक एरिया में पाए जाने वाले फ्लावर को, प्लांट को क्या कहते हैं, पौधों को क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, और जंतुओं को क्या कहते हैं, फैना कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और ये ज्ञान का दीपक जल रहा है, आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब जूम किए तो और क्लियर दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, लोगो अच्छा है कि नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए ज्ञान का दीपक जल रहा है, इसे क्या कहते हैं, बुद्धिस्ट कहते हैं ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा लगने का मतलब नहीं, बस लाभ हो जाए आपको, जो आप पढ़ रहे हैं इससे आपको क्वेश्चन मिल जाए, तो सारी चीज़ें अपने आप अच्छी लग जाती हैं, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, अब ये तो बताने वाली जरूरत ही नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है, तालाब है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। वायु भी नहीं, जल नहीं, मृदा नहीं, तो तालाब आपका पारिस्थितिकी तंत्र है। नदी है, तालाब है, वन है, ठीक है, पर्वत है, स्थल है, ये सब किस में आ जाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण में हो जाते हैं। कौन जीवी कारक नहीं है, जीवी कारक नहीं। देखिए जब इन्वायरमेंट आप पढ़ेंगे ना, अच्छा आप में से बहुत सारे लोग परीक्षा वाणी की किताब लाए होंगे और सबने एक एक पन्ना पढ़ा ही होगा, तो उसमें पहले ही पेज पे दिया गया होगा जीवी कारक, आजीवी कारक। जीवी कारक मतलब बायोटिक, बायोटिक, ठीक है। जीवी कारक किससे संबंधित है, बायोटिक से। बायोटिक मतलब लाइफ जिसमें पाई जाती है उससे, और जिसमें लाइफ नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं, अबायोटिक कहते हैं। तो ये बायोटिक में से क्या हो जाता है, जिसमें लाइफ नहीं पाई जाती। अब जिसमें लाइफ नहीं पाई जाती उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, अबायोटिक के बारे में। कह रहा है जीवी कारक नहीं है, यानी लिविंग नहीं है, जो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, उसके बारे में बताना है। पेड़ पौधे सजीव होते हैं, जरूर होते हैं भाई, पेड़ पौधे सजीव होते हैं, जंतु सजीव होते हैं, अच्छी बात है। और सूक्ष्म जीव माइक्रो जैसे बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, सजीव होते हैं, ठीक। लेकिन प्रस्तर मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, तो पत्थर कभी सजीव नहीं होता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, हम आपसे पूछें कि वायरस क्या है, वायरस क्या है, तो आप कहेंगे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, योजक कड़ी है। इसीलिए जिन मित्रों में, मैं जिन मित्रों कह रहे हैं इसीलिए जिन मित्रों के शरीर में, हाँ सही तो है, जिनमें शरीर में कभी वायरस इंटर कर जाता है वो क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है। और जब हमारे शरीर से बाहर चला जाता है तो कैसा हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। यही कारण था कि कोविड-19 में जो आपके लॉकडाउन लगाए गए थे, आपको घरों में बैठाया गया था, इसी कारण से बैठाया गया था। और इस बार तीसरी लहर फिर आने वाली है, तो तीसरी लहर आने के लिए आपको अपने दोनों चरणों को, तीसरा चरण शुरू होने वाला है, आप अपने दोनों चरणों को घर के अंदर रखें, ठीक। बाहर ना निकलें, आप जहां तक हो सके तहां तक बचाएं, पार्टी वगैरह में ना जाएं, और बचाएं, दोनों चरण को अंदर रखें, जिससे तीसरा चरण कोविड का नहीं आएगा। मैं एक साथ इसके बारे में और बात बता दूं, जब आप घर के अंदर रहेंगे तो आप अपने को सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन अगर काम करने के लिए आपको बाहर जाना ही है तो मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का आप उपयोग करते रहें, जिससे आप अपने समाज को सुरक्षित रखें। वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, किसमें, सजीव और निर्जीव में। और यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है प्रस्तर। चले, प्रस्तर में पत्थर। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाएंगे भाई, देखो पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे, स्थल पे ही पाए जाएंगे, तो सही तो आंसर आपका हो जाएगा स्थल मंडल पे हो जाएगा। कहाँ पे पाए जाएंगे, स्थल मंडल पे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अन्य मृत जंतुओं के
अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? कह रहा किसी जंतु के ऊपर निर्वाह करने वाले, लेकिन वो जंतु कैसा मर चुका है, उसके ऊपर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? देखिए, जो जीव होते हैं ये क्या होते हैं? इसके बेंजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसके बेंजर। अब बात ध्यान सुनिए, अगर कोई भी जीव सड़े गले पौधे से अपनी ऊर्जा ले लेता उसे डिकम्पोजर कहते हैं। ध्यान सुनिए मेरी बात को। कह रहा कोई जीव अगर सड़े गले पौधों से अपना भोजन ले लेता उसे डिकम्पोजर कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे केचुआ है, कहाँ से लेता है? कार्बन, जो सड़ा गला पौधा होता है वहां से ले लेता। केचुआ है, डिकम्पोजर है। ठीक है, कवक है, क्या है? डिकम्पोजर है। लेकिन अगर कोई जीव मरे हुए जंतु से ऊर्जा प्राप्त करता है उसे इसके बेंजर कहते हैं। कौन है इसमें? कौवा है। ठीक है, कौन है? गिद्ध है। ठीक, कौन है इसमें? कौवा है, गिद्ध है, चींटी है, ये सब किस में आ जाते हैं? इसके बेंजर में आ जाते हैं। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब बात आती पैरासाइट किसे कहते हैं? पैरासाइट का मतलब कि दो अलग अलग जातियां एक साथ रहेंगी और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, तो इसे कहते हैं सहजीवन। क्या कहते हैं? सहजीवन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सहजीवन। और कहते हैं जब दो अलग अलग जातियां एक साथ रहें, एक को लाभ हो एक को हानि हो, ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म कहते हैं या पैरासाइटिक कहते हैं। जैसे हमारे पेट, हमारे शरीर के अंदर, हमारे लीवर में आकर के पैरामीशियम बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है? अमीबा के लिए क्या बैठ जाता है? पैरामीशियम बैठ जाता है। और पैरामीशियम क्या करता है? हमारी बॉडी में एक डिजीज काट करता है जिसका नाम क्या होता है? मलेरिया हो जाता है हमको। ठीक है, अब जैसे हमको मलेरिया हो जाएगा तो पैरामीशियम को तो भोजन मिल रहा है, लेकिन हमको क्या होगा? बीमारी हो जाएगी। तो हम पेशेंट हो गए और उसको लाभ मिल गया। तो एक का लाभ हो रहा है, दूसरे का हानि हो रहा है, पैरासाइटिज्म कहते हैं। डिकम्पोजर सड़े गले वनस्पतियों से, जंतुओं से भोजन प्राप्त कर लेते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। इसके बेंजर सिर्फ मृत जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। ऑमनीओरस तीन तरह के जीव होते हैं। हर्बीओरस, हर्बीओरस मतलब ऐसे जीवों को कहते हैं जो पत्तियों से, ठीक है, हरे पत्तियों से, पेड़ों के फलों से, जूस से भोजन प्राप्त करते हैं, हर्बीओरस कहलाते हैं। कार्निओरस जो सिर्फ मांस खाते हैं, और ऑमनीओरस जो मांस और इसको, अनाज को, दोनों को खाते हैं, ऑमनीओरस कहते हैं। जैसे कि ऑमनीओरस में आपका आ जाता है कुत्ता आ जाता है। ठीक है, कुत्ता आ जाता है, मनुष्य आ जाता है, ये सब किस में आ जाते हैं? ऑमनीओरस में आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों खाते हैं, रोटी भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। चले आगे, चलिए। सीएनजी का फुल फॉर्म तो आप किसी 5 के बच्चे से पूछेंगे तो भी बता देगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्न में कौन विश्व उष्मायन का कारण है? फिर से वही क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है। विश्व उष्मा का कारण कौन होता है? विश्व उष्मायन मतलब वही ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन है? तो आप कहेंगे वायु प्रदूषण है। चूंकि वायु में कौन पाया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, N2O का लेवल बढ़ जाएगा, CH4 का अगर लेवल बढ़ता है तो ये क्या करेंगे? वायु प्रदूषण बनाएंगे। और वायु प्रदूषण जब होगा तो उससे किसका नुकसान होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, विश्व तापन बढ़ जाएगा। ठीक। महासागरों में पृथ्वी के कुल भाग का कितना जल आवृत किया हुआ है? तो आप कहेंगे आवृत में बड़ा आ होगा। ठीक है, आवृत किया हुआ, तो आप बताएंगे 3/4 कितने? लगभग 75%। ठीक है, आपने देखा होगा बुकों में लिखा गया है 71% भाग पर जल है, जबकि 29% भाग पर स्थल है। लेकिन अगर हमको इसे लिखना होगा तो हम 3/4 लिख देंगे, हमारा सही आंसर हो जाता है। स्टेलेटाइट और स्लेटेमाइट का निक्षेपण होता है, किससे निक्षेपण होता है? तो आप कहेंगे इनका कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा निक्षेपण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा। तो ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का उदाहरण है? आपको बताना वायु प्रदूषण का उदाहरण कौन है? धुआं और कुहासा। इस समय देखिए धुआं और कुहासा बढ़ा हुआ है ना पूरे प्रदेश में, तो ये तो वायु प्रदूषण का कारण है। वाहनों से निकलने वाली गैस है ही, जलती हुई लकड़ी और चारकोल है ही। तो उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी फोर्थ वाला। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत तथा दूसरे देश में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। कह रहा है भारत तथा दूसरे देश में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है किसको? तो किसको रोकते हैं? भारत समय में दूसरे देश में किसको रोका जाता है? कागज के थैले को नहीं, ये तो सड़ जाता कुछ दिन में। ठीक, नायलॉन के थैले को नहीं, तो कपड़ा के थैले को नहीं, तो किसको रोका जाता? प्लास्टिक के थैले को। सॉरी, माफ करिएगा। आगे बढ़े, 1 सेकंड रुकिए थोड़ा सा। पुनः स्वागत है आपका। तो यहाँ पे हम देखें तो कह रहा है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। एक क्या हो रहा भाई, 1 सेकंड 1 मिनट आ जाएगा भाई, घबराइए मत। कौन सा क्वेश्चन था? 23 ना?
एक सेकेंड, कंटिन्यू है, हाँ कंटिन्यू है, हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगा, घबराइए मत। एक सेकेंड बस वेट कर लीजिए प्लीज। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 23, यही ना? वो हमको लगता था कलर लेने गए ना, वो कट गया बीच से। हाँ चलिए, कह रहा है हवा का क्या हो गया, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत बताना। मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन जो हमारे इन्वायरमेंट होता है, नाइट्रोजन कितना होता है 78%, ऑक्सीजन कितना होता है 21%, और जो 1% बचती गैस ना, इसमें क्या होता है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होते हैं, और बहुत सारी गैस पाई जाती हैं, अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। तो जिसमें से आपका सही आंसर हो जाता है 21%, आपका सही आंसर हो जाता है। परम तापमान पैमाना तो आप सब जानते होंगे, केल्विन को क्या कहते हैं? परम तापमान पैमाना कहा जाता है। केल्विन को क्या कहते हैं? परम तापमान पैमाना कहा जाता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमको लगता है सबको पता होगा। परम तापमान पैमाना केल्विन पैमाना होता है। परम तापमान पैमाने को किससे निरूपित किया जाता है, आप बताएंगे? इसका निरूपण किससे होता है? टी द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है, परम तापमान पैमाने को। और इसका अगर हम फार्मूला बताएं तो आप कैसे लिखते हैं? परम ताप बराबर क्या होता है? परम ताप बराबर क्या होता है? परम ताप ऐसे हम लिखें, परम ताप बराबर होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस क्या लिख देते हैं? टी डिग्री सेंटीग्रेड, यानी क्या करते हैं टी डिग्री सेंटीग्रेड लिख देते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परम ताप पैमाना कहा जाता है। ये आपका परम ताप पैमाने का सूत्र है। तो ये आप याद रखेंगे, हालांकि सूत्र आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको केल्विन याद रखना, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता, मैंने अभी आपको इसके बारे में पूरा बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी होता है, इसे ग्रीन पौधे क्या करते हैं, हरे पौधे की पत्तियां या शाकी पौधे के तने, इसे क्या करते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उससे ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और इस पौधे ही करते हैं, इसलिए उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? सभी हरे पौधे। चलें, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था क्या करती है, पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो यूएन करता है। ये आपका सी, डी वाला ऑप्शन सही है। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है? कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होता है। कैसे होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और इसको साइड करते हैं यहाँ पे, ताकि हम इसको कर सकें। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सपोज करता हूँ कि ये एक कोई ग्राउंड है, और इस ग्राउंड में आपके ए हैं, ग्रीन कहा गया, ये है आपके छोटे छोटे पौधे। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे पौधे हैं। ठीक है, ये आपका खेत है, और इस खेत में छोटे छोटे ग्रीन 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 क्या है, प्लांट हैं। आपने किसको लगा दिया? ये बहुत सारी पालक हैं मान लेते हैं, और इन्हीं पालक को आपने लगा दिया। स्पिनाच कहते हैं ना, जो लोग, बहुत सारे लोग अंग्रेज होंगे जिनको पालक समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, वो चम्मच को भी स्पून बुलाते हैं, पानी को वाटर बुलाते हैं, तो हो सकता है स्पिनाच कहते हैं इसे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि आपको लगा कि यहाँ पे इन पत्तियों के ऊपर रेडिस रेडिस स्पॉट आ रहे हैं, यानी क्या हो रहे हैं कि ये पत्तियाँ सड़ रही हैं, बीच में इनको कीट कोई इन्फेक्ट कर रहा है, जो ये हमारे हैं इनमें कीट का प्रभाव हो रहा है। अब ऐसी समस्या से बचाने के लिए आपने क्या काम किया, इसके ऊपर दवा का छिड़काव करा दिया। क्या किया? दवा का छिड़काव करा दिया। कौन सी दवा का छिड़काव करा दिया? मान लेते हैं आपने डीडीटी का छिड़काव करा दिया। किसका? डीडीटी का आपने छिड़काव करा दिया। अब डीडीटी क्या होगा कि इस इन्वायरमेंट में घुल जाएगा, कुछ तो पौधे में चला जाएगा। जैसे आपके घरों पे जब बरसात के दिनों में साग आए ना, तो उस साग को आप पकाइए और प्लेट हटाइए, तो आपको दवा की महक आती है, जैसे लगता है मेडिकल हॉल में आ गए ना। तो ये क्या होगा कि ये यहाँ पे घुल जाएगा। अब घुलने से क्या होगा कि साग का कीट मरेगा। ध्यान से पूरी बात को सुनिएगा, साग का कीट मरेगा। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, इनको देखी पक्षी तड़प रहे थे, इन्हें पक्षी खा गई। कौन खा गई? बर्ड्स खा गई। ये कौन थे? कीट थे, इन्हें बर्ड्स खा गई। बर्ड्स खाने के बाद बर्ड्स में क्या हुआ? पॉइजन का लेवल आ गया बर्ड्स में। अब बर्ड्स मरने वाली हैं, तब तक इनको देखा कौन? इनको देखा सांप, सांप खा गया। सांप को कौन देखा? बाज देखा, बाज खा गया। और लास्ट में जब ये सब मरते हैं, तो मरने के बाद क्या होता है कि इनका शरीर बह करके लास्ट में कहाँ जा सकता है? नदियों में जा सकता है। अच्छा चलिए, कोई नहीं खाता। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी तो मुझे अभी याद नहीं आ रही है, हिंदी याद आएगी मैं बता दूंगा। इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसमें जहर जो होता है एक स्तर से दूसरे स्तर, तीसरे स्तर तक मूव कर जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक, हिंदी अभी याद आएगी तो हम बता देंगे। अब मान लेते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन नहीं होता है, ये क्या होता है कि सब बह जाते हैं, बारिश हो जाती है, बह करके कहाँ जाएंगे? तालाब में।
तालाब किस में जाता है? नदी में। और जैसे ही नदी में पहुंचेंगे वहां पे उपस्थित जलीय जीव मर जाएंगे, जिससे क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। और उन मछलियों को कौन खा जाता है? इंसान खा जाता है, फिर इंसान में भी वह पॉइजन आ जाता है। ठीक है। चलिए, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसके द्वारा? ध्वनि प्रदूषण को आप डेसिबल के द्वारा नापते हैं। किसके द्वारा नापते हैं? डेसिबल के द्वारा नापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को कैसे नापते हैं? डेसिबल के द्वारा नापा जाता है। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? ध्वनि प्रदूषण को किसके द्वारा नापा जाता है? डेसिबल के द्वारा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक व्यक्ति समानता कितना 70 से 80 डेसिबल की तीव्रता को सहन कर सकता है। अगर आपको कोई आवाज़ सुनाई जाए 70 से 80 डेसिबल तक की अगर आवाज़ होगी तो आप बड़े आसानी से इसे सह सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर 80 से ऊपर अगर आवाज़ होती है तो उसे क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है। इसीलिए आपसे कभी भी पूछा जाता है कि म्यूजिक में और नॉइस में क्या अंतर होता है? नॉइस मतलब क्या होता है? शोर होता है ना। तो म्यूजिक का मतलब क्या होता है कि आप म्यूजिक को चलाइए और आप सुनिए, एंजॉय करिए। आपने देखा है कि साइलेंट अब वो बन रहे हैं ना, जो क्या कहते हैं, ये जहाँ पे लोग नाचते होते हैं जी, क्या कहा जाता है उसे? मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं? नाचते हैं। क्या कहा जाता है? बार वगैरह जो होते हैं ना, तो बार वगैरह में क्या होता है कि अब साइलेंट डिस्को बन रहा है। साइलेंट डिस्को क्या होगा कि यहाँ पे सबको एयरफोन दिया रहेगा, हेडफोन होगा, वो अपना कान में लगाएंगे और कान में लगा करके अपने गाने को एंजॉय करेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अपना नाचेंगे। तो एक क्या हो रहा कि इसमें कोई शोर नहीं। अब यहाँ पे जैसे डीजे चलता है, डीजे चलने लगा 120 के बेस पे भाग रहा है, तो क्या होगा? तो बीपी बढ़ने लगती है। जिसको नहीं नाचना आता वो उसका भी नागिन निकलने लगता है अंदर से। तो इस तरह से डेसिबल जो होती है, कितनी डेसिबल होती है? 70 से 80 डेसिबल तक हमारा कान सह सकता है। अगर इससे ऊपर होता है तो क्या होता है? आप कहते हैं इसे शोर कहा जाता है। इसीलिए आप अगर म्यूजिक सुनिए, गाना सुनिए, तो आप क्या करिए? आसानी से इसे कनेक्ट कर सकिए। 12 तारीख को हम आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। क्या हुआ कि हम आपके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था कर देते, लेकिन हमारे यहाँ सज्जन प्राणियों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है पास पड़ोस में, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सज्जन प्राणी आप सब में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे जो हमसे पहले से कनेक्ट है। सज्जन प्राणी हम उन प्राणी को कहते हैं जो अपने नुकसान, अपने फायदे से उन्हें बहुत मतलब नहीं होता है, दूसरे के नुकसान से उन्हें ज़्यादा वाकिया होता है, ज़्यादा मतलब होता है। ऐसे प्राणी को हमने नाम दिया सज्जन प्राणी कहते हैं। ठीक है। हम लोग तो दुर्जन में गिने जाते हैं। वो कहेंगे क्या है, इनको कुछ आता है, लेकिन वो दूसरे को नुकसान कराने के लिए कुछ करेंगे। जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं ना, अगर उनको ये पता चल गया ना तो वो उनका डांस आने लगेगी इस समय, तो सब बजाने उजाने लगते हैं। दो एक बार विवाद भी हो गया था, तो इसलिए लाइव क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हमारा चांस है कि हम थोड़ा सा रूम को साइलेंट रूम में कन्वर्ट करवा रहे हैं। और 12 तारीख को हो सकता है कि अगर लग जाएगा जियो फाइबर का। अभी हमारी बात हुई 3 कंपनी से, बीआई से भी बात हुई है हमारी, और किससे, ये कौन होते हैं जो जियो फाइबर वालों से बात हुई है, और आपका एक है कि क्या नाम है, एयरटेल वालों से बात हुई है। तो इन सबसे बात हुई है। अब देखिए कौन इसमें से आ जाता है, चूंकि सबके लिए थोड़ी सी दूरी पड़ रही है। जहाँ पे इनका बेस है ना, आप सब जानते होंगे, जहाँ से बेस लगाते हैं, बेस से इनको फाइबर बांटने के लिए जगह होती है। तो जियो वाले के लिए कह रहा है कि भैया हमारा फुल हो गया है, और जो और हैं एयरटेल वाले वो कह रहे हैं कि हम 200 मीटर से ऊपर केबल नहीं लाएंगे, वगैरह वगैरह कुछ समस्याएं हैं। अगर ये सब क्लियर हो जाता है तो 12 तारीख को हम आपके लिए अनाउंसमेंट करने वाले हैं लाइव क्लास की, और सारी क्लासेस हमारी लाइव होंगी। तो आप सब जुड़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। दिन रात काम किया जा रहा है आपके लिए, आप जुड़िए जरूर, आपको लाभ इसका मिलेगा। ठीक है। चलें आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से पर्यावरण में हानिकारक है अच्छा, इसका आंसर हमने बताया था ना, डेसिबल में नापा जाता है, और 70 से 80 डेसिबल तक हमारा कान सुन सकता है। उससे ऊपर होता है तो क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। ठीक है। चलें आगे, यहाँ पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, यानी पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन है? आपको बताना। कागज है? नहीं, कागज तो सड़ जाता है। कपड़ा नहीं, धातु नहीं, प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए क्या है? हानिकारक होती है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से, भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कोई समुद्री सीमा नहीं? अरे ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया, कोई समुद्री सीमा नहीं है। अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। गुजरात, अरे गुजरात में समुद्री सीमा तो है ही। ये गेवा क्या होता है? गोवा होता है भाई। गोवा में, एक गोवा है, यहाँ पे मिस टाइप हो गया। ठीक है। गोवा में कौन क्या है? गोवा में भी समुद्री सीमा होती है। कितने लोग यहाँ पे नंगे नाचते हैं आपको पता ही होगा। महाराष्ट्र में समुद्री सीमा है, ये व्यापार होता है, आप जानते हैं। राजस्थान जो होता है ये किसका है? वीरों का प्रदेश है, महाराणा प्रताप का प्रदेश है, तो यहाँ पे समुद्री सीमा नहीं पाई जाती है।
तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने अगर राष्ट्रगान को सही से पढ़ा होगा तो राजस्थान का नाम राष्ट्रगान में नहीं है। ठीक है, लेकिन राजस्थान ने हमारे देश की प्रगति और उन्नत के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आपको गर्व होना चाहिए राजस्थानियों पे। ठीक है, हमने तारीफ कर दी राजस्थान की, मजाक बात नहीं है। चलें, किसी नदी के प्रदूषण स्तर को कैसे मापा जाता है? मैंने कहा ना, बीओडी से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसको? बीओडी को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जाना जाता है। क्या? बीओडी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो आपका ऑप्शन जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो होता है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसी के लेवल से नापा जाता है। अभी देखिए, आरओ का पेपर हुआ था, आरओ का पेपर हुआ था। कब था पेपर? 4 दिसंबर को था, और 5 दिसंबर को था, 5 दिसंबर को। और उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि गंगा नदी की शुद्धता को कैसे नापा जाता है? तो आप कहेंगे बीओडी से नापा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। हालांकि उसमें ऑप्शन और 2-3 ठो थे, लेकिन जो मेन ऑप्शन था, तो ये तो आंसर वाला ऑप्शन तो सब जगह एक ही रहेगा। ठीक है, अलग अलग आंसर थे। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ बताने वाला हूँ। मेरी बात को एकदम कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। पहले तो यहाँ पे देखिए, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। पहले तो वायरस से जुकाम होता है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को पूरा सुनिए, इसको जाने दीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, एक शब्द होता है डिजीज। डिजीज को हम लोग कहते हैं रोग। ठीक, रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है जन्मजात रोग। कैसा? जन्मजात, ये माता पिता से गिफ्ट में आते हैं, ये जीन के थ्रू आते हैं। यानी किससे आते हैं? जीन के थ्रू आते हैं। अब जीन के थ्रू आता है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है कलर ब्लाइंडनेस में, ये जो होता है लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाता, लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। रंग का अंधा होता है, वर्णांध कहा जाता है इसे। ठीक है, एक ऐसा रोग होता है, जेनेटिक रोग होता है। इसी तरह से एक रोग है हीमोफीलिया। कैसा रोग है? जेनेटिक रोग है। सिकिल सेल एनीमिया कैसा रोग है? जेनेटिक रोग है। ये मम्मी पापा से गिफ्ट में मिल जाते हैं, जन्मजात रोग हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग रोग के बारे में पढ़ रहे थे। रोग में हमने आपको पहला बताया, पहला जो होता है वो कैसा रोग होता है? जन्मजात रोग होता है। ठीक, दूसरा जो रोग हमने आपको बताया वो कैसा होता है? उपार्जित रोग होता है। कैसा? उपार्जित रोग होता है, एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। एक्वायर्ड डिजीज जो आपकी होती है, उपार्जित रोग होता है। उपार्जित रोग आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उपार्जित रोग आपके? एक रोग को हम लोग कहते हैं, उपार्जित रोग को, कम्युनिकेबल रोग, जिसे हम कहते हैं संक्रामक बीमारियां। कौन से? संक्रामक बीमारियां कहते हैं। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? असंक्रामक बीमारी कहते हैं। असंक्रामक, जैसे कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रोग आपको रहते तो हैं और आपसे संक्रमित हो जाते हैं, ऐसे रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे आपको है, आपसे फैल जाता है। इन्हें रोग को फैलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती? कभी कभी जरूरी होते हैं, कारक जरूरी होते हैं, कभी कभी बिना कारक के फैल जाते हैं। ये अलग अलग सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हो सकते हैं। किस सूक्ष्म जीव के माध्यम से होते हैं? जैसे कि पहला सूक्ष्म जीव अगर हम यहाँ पे लें, तो पहला हो जाता है बैक्टीरिया। कौन हो जाता है? बैक्टीरिया हो जाता है। बैक्टीरिया से रोग हो जाते हैं। कौन से? बैक्टीरिया से रोग हो जाते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग हो जाता है, पहला रोग हो जाता है कौन सा? आप कहेंगे टीबी। आपने पढ़ा होगा, टीबी बैक्टीरिया से होता है। दूसरा हो जाता है टाइफाइड। किससे होता है? टाइफाइड कैसे हो जाता है? बैक्टीरिया से हो जाता है। ठीक है, तीसरा रोग कौन हो जाता है? आप कहेंगे कालरा। ठीक है, कौन हो जाता है? कालरा किससे हो जाता है? बैक्टीरिया से हो जाता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया से टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हो जाता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफिस हो जाता है। ठीक है, कालरा विब्रियो कालेरिस हो जाता है। ये अलग अलग जीव बैक्टीरिया जो इस डिजीज को काज करती हैं। एक होपिंग कफ होता है, वो भी किससे हो जाता है? बैक्टीरिया से हो जाता है। ठीक है, और एक आपने सुना होगा प्लेग। प्लेग रोग भी किससे होता है? बैक्टीरिया से हो जाता है। तो ये 5-6 ऐसे रोग हैं जो किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। आपने इसको पढ़ लिया। अब दूसरा रोग होता है किससे? वायरस से। किससे होता है? वायरस से रोग हो जाता है। किससे? वायरस से हो जाता है। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से? वायरस से हो जाता है। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से? जैसे कि आपका वायरस से होने वाला एक रोग है जिसका नाम जुकाम हो गया, आपका ऑप्शन में यही दिया गया है। दूसरा रोग जो है आपका जुकाम के बाद कौन हो जाता है? वायरस से होने वाला रोग आप कहेंगे एड्स से है। कौन सा है? एड्स से है। एड्स किससे होता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है,
एड्स किससे होता है? HIV नामक वायरस से हो जाता है। कोविड-19 आपने पढ़ ही लिया, कोविड-19 किससे होता है? वायरस से हो जाता है। और वायरस से होने वाले रोग हैं जैसे कि कौन है? आपका स्वाइन फ्लू है। कौन है? स्वाइन फ्लू है, किससे होता है? H1N1 वायरस से हो जाता है। ठीक है। डेंगू है, डेंगू है, डेंगू किससे होता है? वायरस जनित बीमारियां होती हैं। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो किससे हो जाती हैं? वायरस से हो जाती हैं। चेचक है, किससे होता है? वायरस से हो जाता है। किससे होता है? चेचक है, किससे हो जाता है? वायरस से हो जाता है। अब कुछ रोग होते हैं जो प्रोटोजोआ से हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? प्रोटोजोआ से हो जाते हैं। जैसे कि पायरिया है, पायरिया है, किससे हो जाता है? प्रोटोजोआ से हो जाता है। जैसे कि अब मलेरिया है, किससे हो जाता है? प्रोटोजोआ से हो जाता है। ठीक है। जैसे कि अमीबिक पेचिस है, अमीबिक पेचिस है, किससे हो जाता है? प्रोटोजोआ से हो जाता है। तो ये 3-4 रोग ऐसे हैं जो किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से हो जाते हैं। कुछ रोग ऐसे हैं जो किससे होते हैं? प्रोटोजोआ के अलावा वार्म से हो जाते हैं, मतलब कीड़ों मकोड़ों से हो जाते हैं, क्रिम से हो जाते हैं। तो क्रिम से होने वाले रोग कौन कौन से? जैसे कि एलिफेंटियासिस है, एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस है। एलिफेंटियासिस किससे हो जाता है? एलिफेंटियासिस हो जाता है, हाथी पाँव कहते हैं इसे, हाथी पाँव कहते हैं। और हाथी पाँव किससे हो जाता है? आपको पता होगा हाथी पाँव किससे हो जाता है? वाउचेरिया बैंक्राप्टिस होता है, वाउचेरिया बैंक्राप्टी नामक एक क्रिम होता है, उससे होता है। ठीक है। उसके बाद एस्केरियासिस है, एस्केरियासिस किससे हो जाते हैं? एस्केरिस से हो जाता है, छोटे बच्चों के पेट में केचुआ पड़ जाता है। तो ये कुछ ऐसे रोग थे जिसके बारे में हमने एक ओवरव्यू किया। आगे की वीडियो में भी हम कवर करेंगे और इन सब के लिए एक टेबल बना करके हम आपको दे देंगे, आप एक बार में पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर रहे थे वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी होती है? कालरा हो जाता है, सॉरी माफ करिएगा, जुकाम हो जाता है। सही आंसर कौन सा होता है? अरे यार क्या हो गया, एक सेकंड भाई। ओहो, एक मिनट, एक मिनट आप वेट करिए, बस बस हम यहीं पे हैं, कहीं गया नहीं है। एक मिनट, कहाँ चला गया? 32 था ना? कितना था? क्यों कट जा रहा भाई? बार बार आज ऐसी समस्या क्यों आ रहा? हाँ, यहाँ पे 32 पे थे हम लोग। तो बात हो रही थी किसकी? कालरा की। तो ये हमारा जुकाम क्या हो गया? ये किससे होने वाला रोग है? वायरस से होने वाला रोग है। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफिस होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। कालरा विब्रियो कालरिस होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। और जुकाम जो होता है वो किससे होता है? वायरस से हो जाता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? देखिए, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो होता है वो कृषि को प्रभावित करे, वो होती है आपकी वर्षा। कौन होती है? वर्षा। ठीक है। अब वर्षा के कारण क्या होता है? कभी कभी तापमान, जैसे अभी देखिए मौसम उत्तर प्रदेश में ये 2 दिन से लगातार बारिश हो रही, तो जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि मौसम फ्लक्चुएट हो जाता है। किसी भी प्रदेश में जब बारिश होती है तो जैसे सुबह खूब धूप हो रही है, खूब गर्मी लग रही, तब तक बारिश हो जाती है, ठंडा लगने लगता है। तो यहाँ पे वृष्टि, वृष्टि मतलब क्या होता है? वर्षा। तो बरसात, वर्षा जो होता है ये किसके कारण होता है? वृष्टि के कारण होता है। और ये मौसम को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक बनता है। क्या होता है? सबसे बड़ा कारक वो होता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो होती है उसे मध्यमंडल कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है मध्यमंडल। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं, इसके बाद हम लोग मैथ का लेकर के आने वाले हैं। कल संडे को मैथ का आपका आएगा, मैथ आप जरूर करिएगा। जिन मित्रों को एकदम मैथ लगाने नहीं आती, हम उनको 15 क्वेश्चन का दावा करते हैं, 15 क्वेश्चन वो लोग भी लगाएंगे। बस आपको आंसर याद रखना है और जा करके चुपचाप उसी आंसर पे टिक कर देना है। ये क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, बस आपको आंसर याद रखना। अगर आपको 2 का, 3 का, 5 का, अगर आपको 10 तक का टेबल आता है तो आप बड़े आराम से 15 क्वेश्चन अपने पक्ष में कर सकते हैं। जिनको मैथ एकदम नहीं आती उनके लिए, मुझे मैथ खुद नहीं आती, लेकिन ये 20 क्वेश्चन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं कर ले जाऊँगा। वही 20 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि आप कर लेंगे। और हर एक एग्जाम में पूछा गया, आपको मैं बता दूं 2011 से लेकर के 2019 तक के 10 साल के पेपर में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। गारंटी लेता हूं कि हर साल उस पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं। बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा सा काम कर लेंगे तो कर ले जाएंगे, और आपके ये 15-20 क्वेश्चन ही आपको पास करा देंगे। आप मान चलिए, जरूर करिएगा मैथ का प्रैक्टिस पेपर। हम 100 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उन्हीं 100 क्वेश्चन से हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में दावा करेंगे। 20 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? मध्यमंडल होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस आप जानते हैं कौन सी गैस है? अच्छा, ग्रीन हाउस गैस है तो आपका मेथेन जो होता है ये ग्रीन हाउस गैस में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, ये तो सब लोग जानते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता कई बार। प्रोजेक्ट टाइगर किसके लिए? टाइगर के संरक्षण के लिए है। किसके लिए है? टाइगर के संरक्षण के लिए 1973 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, हमारा है पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है। देखिए 180 यामोत्तर पर खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 मेरिडियन पर खींची गई यामोत्तर रेखा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है, ठीक है। एक होता है विषुवत और उसके बाद कर्क रेखा, आप पढ़ लीजिएगा। कर्क और मकर रेखा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। फिर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये कहेंगे तमिलनाडु में। कहाँ पे है? गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये आपके तमिलनाडु में है, आप इसे बता सकते हैं। गुजरात में क्या है? गिर पार्क है, आप जानते हैं, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में तो आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा है। चलें आगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? देखिए वैसे तो कहीं कहीं बुक पे आपको लिखा मिलेगा 943/1000, ठीक। लेकिन चूंकि ऑप्शन में 943 नहीं दिया गया था, 940 दिया गया, तो आपका सही आंसर हो जाता है 940। प्राणी के में निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे केचुआ को कहा जाता है। केचुआ क्या करता है? केचुआ जो होता है, ये देखिए जैसे ये मिट्टी की सतह है और इस मिट्टी की सतह में केचुआ क्या करता है? इसी मिट्टी की सतह में बिल बना करके रहता है। अब ये बिल बना करके अंदर जाता है तो जो पत्ती वगैरह गिरी रहती हैं उसी पत्तियों को खाता है, उसे से अपना भोजन प्राप्त करता है और इसी के ऊपर अपना क्या करता है? मल निकालता रहता है। अब केचुआ इससे दो काम करता है, एक तो इनके खाद बनाने का काम कर रहा है, दूसरे क्या होता है कि केचुआ इसमें प्लावी कर देता है। प्लोवी मतलब जानते हैं? इसमें होल कर देता है। मिट्टी के अंदर जब होल करता है तो इसमें ऑक्सीजन और क्या कहते हैं बारिश का पानी घुल जाता है आसानी से, और जब पानी घुल जाता है तो ये आसानी से इस मिट्टी में नमी की मात्रा बरकरार रहती है और प्लावी करना आसान होता है, यानी किसान को जोतना आसान होता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहा जाता है। किसको? केचुआ को क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहा जाता है। अच्छा, केचुए के बारे में बात हो रही थी, केचुए में कितनी आंख होती है? आप इसका आंसर बताइएगा। केचुए में कितनी आंख पाई जाती है? इसका आंसर आप बताइएगा। केचुआ श्वसन कैसे करता है? केचुआ श्वसन करता है अपनी नम त्वचा से। किससे करता है? नम त्वचा से। केचुए के ऊपर कौन सी ऐसी परत पाई जाती है? केचुए के ऊपर किसकी परत पाई जाती है? तो आप कहेंगे क्यूटिकल की बनी हुई, क्यूटिकल की बनी हुई परत पाई जाती है, जिससे केचुआ जो होता है अपने आप को चिकना होता है और अपने आप को सुरक्षित रखता है। तो इतनी सारी बातें आपने केचुआ के बारे में प्राप्त की। उसके बाद यहाँ पे मधुमक्खी है। मधुमक्खी क्या होती है? शहद देती है। क्या देती हैं? शहद देती हैं। शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी में अलग अलग प्रकार की मधुमक्खी होती हैं। चींटी आप जानते हैं डिकम्पोजर है। और तितली जो होते हैं आपका किस में मदद करते हैं? पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि पौधों के परागकण को उसी जात के पौधे की स्टिग्मा तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। किसके द्वारा होता है? तितलियों के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, और भी बहुत कारण होते हैं। हालांकि तितली भी मदद करती। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? देखिए चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ राज्य कौन है? आपका उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड का राज्य है जो किससे जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन से। एक है खेजड़ी ट्री है। खेजड़ी ट्री के बारे में पढ़ा होगा। खेजड़ी ट्री, तो खेजड़ी ट्री का कौन जुड़ा हुआ? राजस्थान है। कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? राजस्थान जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वो क्या था कि जो है उनका नाम तो हमें 363 महिलाओं के साथ इन्होंने आंदोलन चलाया था। अमृता देवी बिश्नोई जो है खेजड़ी ट्री से जुड़ी हुई हैं। तो ये आप याद रखिएगा, कत्थे का पौधा शायद होता है, उससे को संरक्षण के लिए है। और ये आपका चिपको मूवमेंट, इसमें क्या होता था? पौधे से लोग चिपक जाते थे। सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं इसके आपके प्रणेता स्रोत माने जाते हैं। तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। खेजड़ी ट्री कहाँ से संबंधित है? आप कहेंगे कहाँ से? जल्दी बता दीजिए। राजस्थान से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। एनिमल बिहेवियर को क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहते हैं। आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजी कहा जाता है।
समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त होते हैं, नमक बनता है, आयोडीन प्राप्त होता है। किससे? समुद्री शैवाल से आयोडीन का प्राप्त होती है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक आपको खाना चाहिए, जिससे बच्चे में क्या होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है। आयोडीन किस में काम करता है? हमारी थायराइड ग्लैंड को मेंटेन रखने का काम करता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है, जिसका नाम क्या है? घेंघा नामक रोग हो जाता है। किसका? घेंघा नामक रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। किस में होता है? थायराइड ग्लैंड में, गले में पाई जाती हैं। थायराइड और पैराथायराइड, ये दोनों ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जल्दी बताइए। गले में पाई जाती हैं। जो हमारी ग्लैंड होती हैं, इनमें दो तरह की होती हैं, एक होती है बहिस्रावी ग्रंथियाँ और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथ। जो बहिस्रावी ग्रंथ होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथ जो होती है बहिस्रावी ग्रंथ, उसका लीवर नाम है यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है और यहाँ से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। बहिस्रावी ग्रंथियों से किसका निर्माण होता है? एंजाइम का निर्माण होता है, विकार का निर्माण होता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से किसका निर्माण होता है? हार्मोन का निर्माण होता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। और ये आयोडीन की कमी जब हो जाती है तो घेघा नामक रोग हो जाता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए। और जब ब्लड में, रक्त में लोहे की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? लोहे की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। बहरहाल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, एनीमिया हो जाता है। हम लोग बात कर रहे थे समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण क्यों है, तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आयोडीन के स्रोत पाए जाते हैं। सैक, सैक मतलब होता है लाइकेन। तो लाइकेन क्या होता है? देखिए, जब पौधों में दो अलग अलग जातियाँ जैसे कि कवक और शैवाल जब ये आपस में मिल जाते हैं तो किसका? शैवाल जब आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण कर लेते हैं? लाइकेन का निर्माण कर लेते हैं। किसका? लाइकेन का निर्माण कर लेते हैं। कैसे? तो देखिए मैं आपको बताऊं, शैवाल क्या होता है? लाइकेन कवक को चाहिए पानी, कवक पानी को अपने पास रखता है। कवक क्या करता है? अपने पानी पास अपने रखता है, लेकिन भोजन नहीं बना पाता। एक किस पे निर्भर होता है? भोजन के लिए निर्भर होता है शैवाल पे। और शैवाल जो होता है कवक के ऊपर निर्भर होता है किसके लिए? पानी के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जब दो अलग अलग जातियां एक साथ रहती हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ऐसे जीवन को सहजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। और इस सहजीविता में ही पौधे का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या होता है? लाइकेन होता है। तो लाइकेन कैसे होते हैं? सहजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? सहजीवी होते हैं। जीवन को क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं और इसे सहजीवन कहते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? कवक का और किससे? शैवाल से मिलकर के किसका निर्माण होता है? कवक और शैवाल से मिलकर के निर्माण होता है किसका? लाइकेन का। लाइकेन वायु प्रदूषण का एक अच्छा सूचक माना जाता है। जहाँ पे वायु प्रदूषित होती है वहाँ पे लाइकेन नहीं उगते हैं। चले, सीएनजी का फुल फॉर्म नहीं सॉरी, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? तो वाहनों में इस्तेमाल होता है। दिल्ली वगैरह में जो गाड़ियाँ चलती हैं सीएनजी पे चलती हैं। अब तो सब जगह इलेक्ट्रिक लग रही हैं। हमारे लखनऊ में आपके बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक बस चल रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, बहुत सारे कारें आ गई हैं। तो इलेक्ट्रिक चीज़ों पे लोड सरकार का ज़्यादा है। ठीक। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण जागरूकता, सॉरी एक मिनट, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए, पर्यावरण जागरूकता का आप सृजन कहाँ से करेंगे? इसमें सबसे अच्छा होता है, देखिए अगर आप व्याख्या दे रहे हैं, हमने व्याख्या 1 घंटे की व्याख्या दे दी कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा। हमारे देश में समस्या क्या है कि ऐसा करना चाहिए, हमने कह दिया करना चाहिए, बच्चे ने कह दिया हाँ सर करना चाहिए। आप भी कह दे कि ऐसे करो, बच्चे ने कह दिया हाँ हाँ सर ऐसे करना चाहिए, जी आप बहुत बढ़िया कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए। सबने कहा करना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? करने वाला तो कोई है नहीं। तो व्याख्या बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे समूह वार्तालाप। समूह वार्तालाप में लोग बैठेंगे तो पर्यावरण के बारे में बात थोड़ी नहीं करेंगे। वहाँ पे बैठेंगे, अगर मान लेते पर्यावरण के बारे में बात होगी भी तो 1 घंटे बाद भूल जाएंगे। अध्ययन, अध्ययन करके कोई क्या कर सकता है? अध्ययन कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप जानते हैं कि आप नॉलेजेबल हैं, लेकिन उस नॉलेज का अगर आपके पास इम्प्लीमेंट करने की व्यवस्था नहीं तो आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। आप ज्ञान लेकर के घूमते रहेंगे। तो सबसे अच्छा कौन होता है? क्षेत्रीय भ्रमण। जैसे आप कहीं गए और आपने देखा कि वनस्पतियों का संरक्षण ऐसे किया जा रहा है, तो आपके मन में विचार आएगा, आप भी वनस्पतियों का ऐसे संरक्षण कर लेंगे। आपने कहीं देखा पर्वतों का संरक्षण ऐसे हो रहा है, पानी का संरक्षण ऐसे हो रहा था, जब उन्हें आप देखेंगे तो आपके अंदर खुद ही उस चीज़ का संरक्षण करने की विचार अपने आप स्वतः आ जाते हैं।
उस बच्चों में भी आ जाता है। जैसे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जितने कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उसी क्लास में बैठते थे, उसी क्लास में खा करके बिस्किट उसी क्लास में गिरा देते थे। अब कॉन्वेंट स्कूल में क्या होता है, कॉन्वेंट स्कूल में आपने देखा कि बच्चे ने चॉकलेट तो खाया, ठीक है, अच्छी बात, खाना चाहिए, चॉकलेट खाया, लेकिन उसका रैपर जो है उसने अपने बैग में रख लिया, और जब वो बाहर डस्टबिन में जाता है तो डस्टबिन में ले जा करके उसको डाल देता है। तो ये क्या हुआ, बहुत छोटी सी प्रोसेस है, लेकिन उससे क्या हुआ, उसका क्लास साफ है। ठीक। तो बहुत तो मतलब बेसिक लेवल का है, लेकिन उसका क्लास साफ है। इसी तरह से जब उसके एटीट्यूड में आ जाएगा तो अपने घर को आसपास में सफाई रखेगा। तो ये किससे आता है, उसके कि स्कूल से ये माहौल मिला जिसके अंदर उसको स्वतः ही साफ करना सीख गया। तो क्षेत्रीय भ्रमण से क्या होता है, व्यक्ति देख करके स्वतः सीख जाता है। लेकिन अगर बैठ करके उसे किताबी नॉलेज दिया जाए कि ग्रीन डस्टबिन में डालना है, ब्लू डस्टबिन में डालना, वो फिर पढ़ता रहेगा, करेगा नहीं। तो करना और पढ़ना ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। सबसे अच्छा आंसर आपका कौन जाएगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके किसके हिसाब से सही हैं। अगर हम बात करें तो ये सभी हमारे सही हो जाएंगे, लेकिन जो हमें सही आंसर टिक करना है वो हमारा सही कौन होगा, क्षेत्रीय भ्रमण। ठीक है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, एलपीजी का फुल फॉर्म यानी बताना सीधे सीधे, तो एलपीजी का फुल फॉर्म तो नर्सरी का भी बच्चा बताता है, तो इसमें तो कुछ बताना ही नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ये सब लोग जानते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती, कह रहा है ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती, पराबैंगनी किरणें जो आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, उन्हें क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या करती, बच्चे देती है, इसी कारण तो उसे स्तनधारी कहते हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है आपको बताना, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, तो आप बताएंगे जब किसी लोकेलिटी में एबायोटिक और बायोटिक दोनों ऑर्गेनिक पाए जाएं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोनों घटक उपस्थित हों तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाता है एबायोटिक और बायोटिक घटक का पाया जाना पर्यावरण कहलाता है। निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रति समर्पित है, वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित संस्था आपको बतानी कौन सी है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। वन्यजीव संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण के लिए जल्दी बताइए, यूनेस्को है, यूनिपा है और यूएनडीपी है या डब्ल्यूएचओ है, आपके पास ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपको नहीं लगाया गया है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर सही है, और जैसे ही सीरीज खत्म होगी हम आपको बता देंगे कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। लेकिन अभी आपका काम है कि आप इसके बारे में बताएं। मुझे उम्मीद है, 100% विश्वास है कि इसका आंसर सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है जो वन्य जीव का संरक्षण करती है। आपने 6, 7, 8, 5, 4, 3 सबकी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तो आप कमेंट करके बताएं, हम इसके बारे में आपको लास्ट में बताएंगे अगर आपका कमेंट आता है, नहीं है तो। चलिए, कृत्रिम वर्षा मतलब आर्टिफिशियल रेन करा ली जाती है, वर्षा कराई जाती है किसके सहायता से, तो मेघ बीजन के कारण होता है, और ये होता है सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा होती है, यानी आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है किससे, सिल्वर आयोडाइड से। बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोपा से, बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है, जेट्रोपा से तैयार किया जाता है। आपके देश में बहुत सारे ऐसे प्लांट लग रहे हैं जो कि बायोडीजल का सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा रहा है, जो कि गन्ने के जूस से और चुकंदर से चीनी बनती ना, तो उसका जो जूस निकलता है उसके जूस से बनने वाली है क्या आपका बायोडीजल के लिए कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी आपका जब भी आएगा बायोडीजल तो आप जेट्रोपा याद रखें, चुपचाप जेट्रोपा लगा देंगे। और मैंने कहा ना, हर एक प्रैक्टिस पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, कौन सा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे ओजोन संरक्षण दिवस है, ओजोन दिवस, तो 16 सितंबर आपका सही आंसर हो जाता है। सिल्वी कल्चर, देखिए एक होता है सेरी कल्चर, सेरी कल्चर किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे सेरी कल्चर किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। केचुआ पालन, मधुमक्खी पालन नहीं, मधुमक्खी पालन से कौन संबंधित है, पीसी मधुमक्खी का देखिए इतने होते हैं, मधुमक्खी पालन होता है आपका, एक होता है कौन सा, मत्स्य पालन होता है, ठीक है, और एक आपका होता है कौन सा, ये अंगूर की खेती के लिए क्या कहते हैं, सेरिकल्चर होता है। तो इसके बारे में आपको सबको याद कर लेना, जैसे मधुमक्खी पालन क्या है, और उसके बाद एक आता है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ठीक है, उसके बाद आपका ये ग्रीन क्रांति, ठीक, इनके बारे में लाल क्रांति, ब्लू क्रांति, ठीक है, इनके बारे में आपको सबको पढ़ लेना है। और ये जो आपके अलग अलग हैं, सेरिकल्चर, पीसी कल्चर, एपी कल्चर, इनको आपको पढ़ लेना है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर किससे संबंधित है, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, और उसके बाद आपका जो है वो
बीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। और मत्स्य पालन के लिए क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से हरित क्रांति किससे संबंधित है, अनाज के उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है, टमाटर उत्पादन से। इन सबको आप पढ़ डालिए, अगले प्रैक्टिस पेपर हम सबके क्वेश्चन लगा देंगे पीडीएफ के, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ डालेंगे तो इससे एक क्वेश्चन आपको पक्का 100% लिखित मान चलिए कि आपको मिलेगा जरूर, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे जो हमको दिया गया है, ना तो सेरिकल्चर दिया गया है ना ही पीसी कल्चर, हमसे तो पूछा जा रहा है सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन तो सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर क्या होता है, देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए। जैसे मान लेते हैं, आपने सुना होगा नक्सलाइड एरिया के बारे में सुना है, माओवादी आतंकवादी के बारे में सुना है। तो कहते हैं कि नक्सलाइड एरिया के जो लोग होते हैं उन्हें वनों से प्यार होता है, तो वो अपने वन को स्थान को छोड़ के जाते नहीं, वो उस पर दावा करते हैं कि वन हमारे हैं। और सरकार उन्हें कहती है कि तुम एक काम करो, यहाँ से निकलो, हम तुम्हें आवास दे रहे हैं, ये जंगल को खाली कर दो। जंगल पे किसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है। अब इसी चीज को लेकर के लड़ाई होती है, जिन्हें हम लोग माओवादी कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, वन और वन उत्पाद के अस्थायी जो मालिकाना हक है उसी को लेकर के सरकार और इनके बीच में विवाद चलता रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वी कल्चर कहते हैं। सही आंसर आपका होगा वन और वन उत्पाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही होता है, वन और वन उत्पाद को लेकर के ये चीज चलता है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो क्लास 10th की एनसीईआरटी में आप चले जाएंगे बायोलॉजी में, तो वहाँ पे इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। ये तो आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य आपको बताना, चंद्रप्रभा चंदौली। चंद्रप्रभा क्या है, चंदौली, आप याद रखिएगा, चंद्रप्रभा चंदौली। अच्छा, आप हमें बताइए बखीरा नेशनल पार्क कहाँ पे, बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पे है। बखीरा पश्चिम बिहार आपका कहाँ पे है, अब पहले था बस्ती में, अब ये बदल गया। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ था, बस्ती में, लेकिन जब संत कबीर नगर जब इससे अलग हुआ तो ये कहाँ चला गया, संत कबीर नगर में चला गया, जिसे हम आप लोग क्या कहते हैं, खलीलाबाद कहते हैं। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है, खलीलाबाद, तो ये संत कबीर नगर में चला गया, बखीरा पश्चिम बिहार। उसी तरह से चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा चंदौली, याद रखिएगा, चंद्रप्रभा चंदौली, बस नाम से याद रखिए, चंद्रप्रभा चंदौली, च दोनों मिलकर जाएंगे, चंद्रप्रभा चंदौली आपका याद हो जाएगा। कहाँ पे है, चंदौली जिला में, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कोई हमें आंसर करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा जिला नहीं, हाँ, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आप बताइए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है, लखीमपुर खीरी। अगर आप देखेंगे नेपाल बॉर्डर पे तो सबसे बड़ा ऐसे लगा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, कौन होगा, लखीमपुर खीरी, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन होता है। देखिए, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं, द्वितीय श्रेणी में कौन आ जाते हैं, मांसाहारी आ जाते हैं। तो द्वितीय श्रेणी में कौन आ जाता है यहाँ पे, सांप। चूंकि बाकी जो दिए गए हैं, बकरी शाकाहारी है, हाथी शाकाहारी और शेर यहाँ पे दिया गया, लेकिन शेर क्या होता है, उच्च सर्वाहारी होता है, उच्च शाकाहारी होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है सांप, ठीक। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि हाथी क्या है, शाकाहारी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शेर उच्च सर्वाहारी है, उच्च मांसाहारी है। शेर क्या है, उच्च मांसाहारी है, ठीक। और सांप क्या है, ये मांसाहारी होता है, जानते हैं आप, मेढक को खाता है। और बकरी जो होता है ये शाकाहारी होता है। तो आपका सही आंसर चला जाता है किसके पास, सांप के पास। झूम खेती, झूम खेती कहाँ से संबंधित है, आप कहेंगे पूर्वी भारत से संबंधित है। और पूर्वी भारत में झूम खेती कहाँ से संबंधित है, मेघालय से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है, मेघालय में। मेघालय में आप जानते हैं गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसपे झूम खेती की जाती है। तो मेघालय आपका सही आंसर है। और मेघालय में वर्षा भी खूब होती है। केरल देखिए गलत लिखा गया, केरल को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, वो मिस टाइप हो गया, टाइप करने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है कौन सा, मेघालय। चले आगे बढ़ जाए। शुष्क बर्फ किसका ठोस होता है, शुष्क बर्फ जो होता है ठोस होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहा जाता है। और वायुदाब नापने वाला यंत्र क्या होता है, बैरोमीटर होता है। वायुदाब नापने वाला यंत्र क्या होता है, बैरोमीटर होता है, वायुदाब नापने वाला। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापता है, सेस्मोग्राफ भूकंप मापी है। और थर्मामीटर किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे, बॉडी का तापमान नापता है। या तापमान नापने वाला कौन होता है, थर्मामीटर। बैरोमीटर वायुदाब, थर्मामीटर तापमान, सेस्मोग्राफ क्या है, भूकंप की तीव्रता का नापने वाला यंत्र है। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापने का काम करता है। बीटी, बीटी मतलब होता है बैसिलस थुरिंजेंसिस। बीटी मतलब बैसिलस थुरिंजेंसिस, यह एक बैक्टीरिया है जिसके जीन को पौधों के अंदर इंसर्ट कराया जाता है, डाला जाता है। और पौधे को ट्रांसजेनिक पौधे के रूप में रूपांतरित किया जाता है। जब ये ट्रांसजेनिक पौधा बन जाता है तो इसे खाने वाला दूसरा जीव जो इसे नुकसान पहुंचाने के लिए आता है,
तो इसमें पाए जाने वाले पॉइजन से उसकी मौत हो जाती है, जिससे यह पौधा सुरक्षित रहता है। तो बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है तो ये लास्ट में, मतलब पहले H-SO3 बनाता है, फिर पानी से मिल जाता है तो क्या बना लेता है? इसको छोड़ देते हैं हम लोग, डायरेक्ट आ जाते हैं H2SO4, जिसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, और ये अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? तो सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल करके क्या बना लेता है? H2SO4 बना लेता है, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं, और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड अम्ल वर्षा का एक हिस्सा होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका सही आंसर हो जाता है। निम्न में से इसी कारण जब पहली बरसात होती ना, तो आपने बचपन में देखा होगा, जब आप छोटे थे या आपने अपने बच्चों को क्या करते हैं, जब आपके भाई बहन या भतीजे जो छोटे होते हैं, इन्हें पहली बारिश में आप नहीं भीगने देते हैं। क्या होता है? जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं या जो सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं ऊपर रहते हैं। इसी कारण जब बरसात हो जाती है, बरसात के बाद मौसम बहुत साफ साफ नजर आता है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण सब दब जाते हैं, नीचे धूल कण बैठ जाते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर के अम्लीय हो जाती है और त्वचा पे गिरता है, तो त्वचा जलने की डर रहती है। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, आपका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने के लिए उपयोगी? आम को पकाने के लिए देखिए कार्बाइड का उपयोग आप करते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बाइड लिखा नहीं गया है। अब समस्या एक, कार्बाइड लिखा नहीं गया था, हम किसको बताएंगे? कार्बाइड तो लिखा गया, लेकिन कार्बाइड 3 जगह है। ठीक है, तो ये आपका कैल्शियम कार्बाइड वाला जो आंसर है वो सही होता है। कैल्शियम कार्बाइड आपके आम, केला, लीची किसी को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। या एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। या एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है इसको पकाने के लिए। लेकिन सही आंसर आपका क्या होगा? कैल्शियम कार्बाइड यहाँ पे हो जाता है। चूंकि ऑप्शन जो दिया गया हमको उसी के हिसाब से आंसर को टिक करना है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? देखो, दूषित जल पीने से आपको बीमारी जो होती है, टाइफाइड हो जाता है, कालरा हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आंसर चूंकि हमारे ऑप्शन से जाना है, तो हमारा टाइफाइड सही आंसर हो जाता है। ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और ये होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से। क्लियर है? एनीमिया किससे होता है? एनीमिया खून की कमी होती है। इसमें ब्लड में जो आरबीसी होती है, हमारी आरबीसी में किसकी? आरबीसी में जो तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। हीमो मीन्स होता है आयरन। तो आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। एड्स किससे होता है? एचआईवी नामक वायरस से होता है। ठीक है, और यहाँ पे टिटनस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। बैसिलस टिटेनी। क्या होता है? बैसिलस टिटेनी से एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या होता है? टिटनस होता है। इसी को हिंदी में लाकजा भी कहते हैं। टिटनस को क्या कहते हैं? लाकजा कहते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी को लॉक कर देता है, जिससे जकड़न हो जाती है और इंसान की कभी कभी मौत भी हो जाती है। टिडबैक आता है, इसका लगवा सकते हैं, अब वैक्सीन होती है टिडबैक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। इनमें कौन द्विबीजपत्री पौधा? देखिए, पौधे को 5 भागों में बांटा गया। पूरी कहानी को हमारी सुनिए। पहला होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कितने होते हैं? 5 होते हैं। थैलोफाइटा ऐसे पौधे कहते हैं जिसमें जड़, तना और पत्ती, जड़, तना और पत्ती क्या होते हैं? अनुपस्थित होते, नहीं पाए जाते हैं। ठीक, जैसे कि काई, जैसे कि काई है, शैवाल है, ये सब क्या होते हैं? थैलोफाइटा होते हैं। ब्रायोफाइटा जड़, तना, पत्ती तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनके जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा कहते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं, एम्फीबिया कहा जाता है, चूंकि ये जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा, इसमें लकड़ी का निर्माण होने लगता है। ठीक, जिम्नोस्पर्म इसे नग्न बीजी कहते हैं, इसमें नग्न बीज बनते हैं, जैसे कि साबूदाना। किससे बनता है? साइकस से बनता है साबूदाना। ठीक है, और उसके बाद एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में किसका निर्माण होता है? तो आप कहेंगे एंजियोस्पर्म में 2 तरह के जीव होते हैं, इसे पुष्पी पौधे कहते हैं, इसमें पुष्प बन जाते हैं। इसमें एक होता है एक बीजपत्री, जैसे कि एक बीजपत्री में बांस है, ठीक है, केला है, बांस है, केला है, गन्ना है,
ठीक। और उसके बाद गेहूं है, धान है, ये सब किस में आ जाते हैं, एक बीजपत्री में आ जाते हैं। लहसुन है, प्याज है, एक बीजपत्री में है। और जब द्विबीजपत्री की बात होती है, द्विबीजपत्री में जिसके छिलके को हटा दें और अंदर से दो दाल निकले उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे आम है, चना है, मटर है, सरसों है, ठीक है, ये सभी किस में आ जाते हैं, द्विबीजपत्री में। तो ऑप्शन में आपका सरसों दिया गया है, तो सही हो जाता है, द्विबीजपत्री हो जाते हैं सरसों। पौधों के पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? देखिए, पौधों में जल को अवशोषित करने के लिए जो पाया जाता है वो क्या होता है, जाइलम होता है। जाइलम किससे रिलेटेड है? जल से। तो आप आंसर कर सकते हैं जाइलम जल। जाइलम किससे रिलेटेड है? जल से। फ्लोएम से क्या होता है? फ्लोएम से पौधे भोजन को, बने हुए पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के अन्य हिस्सों तक भेज दिया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है जाइलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत माना जाता है? तो आप जानते हैं ऋग्वेद को क्या कहते हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो ऋग्वेद क्या होता है आपका प्राकृतिक, ये आपका सबसे प्रथम साहित्यिक स्रोत के रूप में माना जाता है ऋग्वेद को। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। वायुमंडल में 99% गैसों पाई जाती है। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को बताया, 99% गैस पाई जाती है, जिसमें नाइट्रोजन कितना होता है 78% और ऑक्सीजन कितना होता है 21%। तो अगर इनको मिला दे तो 99% हो जाता है, और ये दोनों कौन होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? कह रहा जो पर्यावरण में घूमने जाते हैं लोग, तो उसका क्या उद्देश्य होता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो वहां पर होता छात्रों के लिए, बताइए, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, जब उसे देखेंगे तो उसे सीख पाएंगे, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, चलिए। कार्की रूप शुष्क मिट्टी की क्या विशेषताएं होती हैं? कार्की रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषताएं होती हैं? तो आप कहेंगे मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। मिट्टी में क्या होती है? लवण सांद्रता अधिक होती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो आप कहेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से विद्यार्थियों में परीक्षा की अनावश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अनावश्यकता नहीं होती। देखिए, अनावश्यकता लिखा, फिर यहाँ पे नहीं लिख दिया, तो इस प्रकार से ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए ध्यान सुनिए, जैसे अगर हर महीने आप सतत परीक्षा लेते रहते हैं तो बच्चे में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे उसको ये डर नहीं लगेगा कि हमारा बोर्ड होने वाला, बोर्ड होने वाला, बोर्ड होने वाला, तो टेंशन में नहीं रहेगा। पेपर देते देते क्या होगा कि उस पेपर्स का हैबिचुअल हो जाएगा और आसानी से अपना पेपर हंसते खेलते देख चले जाएगा। यही कारण होता था प्री बोर्ड बच्चों से लिया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से कॉन्फिडेंस में आ जाएं और अपने पेपर को दे के आ जाएं। सीबीएसई ये काम करता है। और आपको अभी आपने देखा कि जब आपको सीटेट देना था तो उसके पहले एक मॉडल पेपर आपको दिया गया था कि आप मॉडल पेपर जा करके ऑनलाइन प्रैक्टिस करके देख सकें। तो ये तो यूपी नहीं करता है, नहीं तो यहाँ लोग सेटिंग करने लगेंगे। इसी चक्कर में यूपी टेट एक बार कैंसिल हुआ। ठीक। चरने वाले पशु चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जितने भी ऑनलाइन आपके पेपर होते हैं, जैसे कि आपने देखा कभी सीडीएस का पेपर हुआ था, यूपीएसआई का हुआ था, ठीक है, और सीटेट का हो रहा है, तो जब ऑनलाइन पेपर होने वाला होता तो आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए पेपर दे दिया जाता। पिछले क्वेश्चन के बारे में हम बता रहे थे। तो वो क्या हो जाता है कि आप उसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन पेपर होता है ज़्यादातर उसे प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दिया जाता, आप ऑफलाइन बुक से ही करते हैं। बात कर रहे थे यहाँ चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, तो आप कहेंगे चुनकर चरना। कैसे बदलते हैं? तो उन्हें चुन करके चरते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पौधा चरते जा रहा है और यहाँ पे कोई ऐसी घास है जिसे नहीं खाना है, तो जंतु उसे छोड़ देता है और दूसरे घास को खा जाता है जो खाने वाली होती है, तो वो उसे चुन चुन करके चरते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? क्या चाहिए? आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहें, आप स्ट्रांग बने रहें, लोहे जैसी आपकी बॉडी हो, उसके लिए क्या चाहिए, कौन सी चीज़ें चाहिए? तो आप कहेंगे कैल्शियम चाहिए, यानी आपको दूध पीना पड़ेगा, और विटामिन डी चाहिए जिसके लिए सूरज की रोशनी में आपको रहना पड़ेगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी या माउंट केटू? तो आपका आंसर सही हो जाता है केटू ऑस्टिन, आपका सही आंसर हो जाता है। कितना ऊंचाई? आप कहेंगे 8848 ना, 8848। कहीं कहीं पर आपको 8850 मिलेगा, तो आप उसको मीटर में है तो इससे आप समझ जाएंगे।
तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848, कहीं कहीं पे आपको मिलता है 8850। और कितना है इसका, अगर हम K2 की बात करें, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, भारत और नेपाल के बीच में है, तो इसको तो हम मान नहीं सकते क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताना है। तो हमारा ऑप्शन जाता है कौन सा, माउंट K2। और माउंट K2 को हम K2 गार्डन आश्विन भी कहते हैं। 8600 समथिंग होता है, 8600 प्लस कर लेते हैं तो इतना हमारा हो जाता है किसका, K2 की ऊंचाई होती है, ठीक है, 8600 प्लस, ठीक। तो जो माउंट एवरेस्ट है उसका कितना है, 8848, ठीक है, 8848। और इसका जो हो जाता है आपका माउंट का 86 प्लस हो जाता है आपका 8600 प्लस कुछ हो जाता है, ठीक, 8611 मान चलिए, 8611 10 ऐसे कुछ मान लीजिए, 8600 अगर आप याद कर लेंगे तब भी आपका आंसर सही हो जाता है। चलें आगे बढ़ जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित होती है, तो आप कहेंगे शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। किस पे, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन होती है, क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, आयन मंडल के बाद ओजोन मंडल, ओजोन मंडल के बाद बहिर्मंडल। तो आपका सही आंसर कौन हो जाता है, तो आपका कहेंगे क्षोभ मंडल आपका सही आंसर हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। B1 किससे होता है, B1 से बेरी बेरी हो जाता है। रतौंधी किससे होता है, विटामिन B1 की कमी से रतौंधी हो जाता है। और थकान क्यों होती है, जब शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है तो आपको थकान लगती है। कब, जब लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है तो आपको थकान लग जाती है। तो स्कर्वी रोग किससे होता है, विटामिन सी की कमी से, बेरी बेरी विटामिन B1 कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। और थकान क्यों होता है, जब शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा होता है तो आपको थकान लग जाती है। चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न आपका है, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर, तो ये तो सबको पता होगा, किरण बेदी को कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हुई थी किरण बेदी, तो ये सबको पता है, इसमें कुछ बताना नहीं है, ये तो सब लोग जानते हैं, हमको लगता है प्राइमरी का बच्चा भी जानता है इसको। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे है, काजीरंगा नेशनल पार्क से संबंधित है। एक सींग वाला गैंडा किससे, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से एक सींग वाला गैंडा फेमस है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों का उदाहरण कौन होता है, बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं आग्नेय चट्टानों की उदाहरण होती हैं। आगे आ जाते हैं पृथ्वी, ये पृथ्वी का, ये पृथ्वी होगा भाई, इसको देख लेना, सही कर लेना, ठीक है। पृथ्वी के वातावरण में किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, पृथ्वी के वातावरण में किस सतह पर ओजोन परत पाई जाती है, तो आप बताएंगे ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, यानी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। किसमें, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है, तो आप कहेंगे गुरु नानक देव जो हैं सिख धर्म के संस्थापक हैं। भूकंप की तीव्रता, फिर देखिए आ गया सिस्मोग्राफ हो जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे नापा जाता है, सिस्मोग्राफ से, ठीक है। कार्डियोग्राफ हार्ट की तीव्रता नापता है। बैरोमीटर आपका जानते हैं वायुदाब नापता है, ठीक है। उसके बाद हार्ट के बारे में जानकारी देने के लिए कौन होता है, कार्डियोग्राफ ग्राफ होता है। और सिस्मोग्राफ भूकंप, और ये बैरोमीटर क्या हो जाता है आपका, वायुदाब। तो आपका सही आंसर हो जाता है, यहाँ पे चूंकि भूकंप की तीव्रता पूछा हुआ है तो आपका सही आंसर हो जाता है सिस्मोग्राफ। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, वही दिन लंबा होगा दक्षिणी गोलार्ध में जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन होता है, तो आप कहेंगे 22 दिसंबर होता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे वही लंबा दिन होगा, तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है 22 दिसंबर, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, आपको पता है। और उसके बाद बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, बिहू कहाँ का है, तो असम का है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, असम का है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहते हैं। परस्पर समूह को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है, या किसे होता है, प्लेग, इसको कहते हैं हम लोग, प्लेग होता है पर्टुला पिस्टिस नामक बैक्टीरियास होता है, और ये चूहों के द्वारा फैलता है। पर्टुला पिस्टिस नामक बैक्टीरियास होता है, ये एक बीमारी है किससे होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है, ठीक। चलें आगे बढ़ जाते हैं। गैसीय अपशिष्ट है कौन, लकड़ी कोयला से जलने और धुआं जो होता है ये सब क्या है, गैसीय अपशिष्ट के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे, कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे, आप कहेंगे फल द्वारा प्रकीर्णन वाले पौधे।
जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। कह रहा एक जीव को लाभ हो और दूसरे को कोई भी लाभ हानि ना हो, दो जीव पास पास रहे, एक को लाभ हो और दूसरे को ना तो कोई लाभ हो ना कोई हानि हो, तो ऐसे जीवन को हम लोग क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाता है, तो मोर का पोषक पोषण तल क्या होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। देखिए पहले क्या होगा, पौधा होगा, पौधे को कौन खाएगा, कीट खाएगा, कीट को कौन खाएगा, कीट को खाएगा सांप। और कीट को कौन खाएगा, कीट को खाने वाला कौन था यहाँ पे, सांप, और सांप को खाने वाला कौन था, मोर। तो इस प्रकार से मोर क्या हो जाता है, टॉप पे चला जाता है, सबसे ऊपर हो जाता है। तो कह रहा खाद्य पिरामिड जो बनेगी उसके सबसे शीर्ष पे कौन होगा, मोर होता है। और निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है, कायांतरित सेल का उदाहरण होता है आपका संगमरमर। कौन होता है, संगमरमर। और महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। किसमें, महासागरों में। आगे बढ़ जाते हैं। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, ये तो सबको पता है कि राज्यसभा में जो होता है वो कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। चूंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति माना जाता है, इसे होता भी है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो यही करता है राज्यसभा के होने वाले सभाओं की अध्यक्षता। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर होता है, तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर मिट्टी का जो विस्तार है वो कौन है, जड़ोल मिट्टी। कौन सी, जड़ोल मिट्टी है जिसका विस्तार भारत के सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है। कौन सी, जड़ोल मिट्टी है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर 2। और जो शाकाहारी जंतु होते हैं वह हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये दोनों जगह हो गई, यहाँ पे डाट डाट करना था, फील करना था। चलिए शाकाहारी कहते हैं उसे, ठीक है। तो भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाता है आपका कौन सा, शाकाहारी। ये तो सही हो गया आपका, ठीक है, कोई बात नहीं। वहां पे डाट डाट था, उसको भरना था। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण कौन होता है, तो आप कहेंगे लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि और सभी। तो इस प्रकार से आपका आंसर सही हो जाता है, सभी यहाँ पे सही हो जाते हैं। प्यारे मित्रों, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग 100 क्वेश्चन पे इसको रोक रहे हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे टोटल आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो 230 से प्लस या 240 प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे हम लोग आज इसी 100 प्रश्न पे रोक रहे हैं। बाकी के 130 प्रश्न को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो होगा सेकंड पार्ट। और आप जरूर देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपने इतना देर तक देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे भी शेयर करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही लिए हैं, इस बात का हमें पूर्ण यकीन है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।